मैं बुलाना चाहूंगा रिस्पेक्टेड एमडी द नॉलेज गुरु मिस्टर तारा प्रकाश तिवारी जी। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच जेपी जी, थैंक यू। बड़ी खुशी हो रही है, काफी लोग आज हैं और सर्दी के मौसम में सबको आज फिर से जो है हम जगा के रखेंगे अगले 1 घंटे सवा घंटे। तो आई थिंक सब लोग रेडी हैं। यस सर। आज का सेशन वैसे बहुत ज्यादा मनोरंजन वाला सेशन नहीं होगा, जैसे पिछले और सेशन में काफी एनर्जी रहती है, काफी मोटिवेशन रहता है, क्योंकि पैसों की बात होती है, पैसों की बरसात होती है। जेपी शर्मा जी जो है आपको दिखाते हैं कि नोट कैसे आएंगे, इनकम कैसे आएगी, आपका फ्यूचर कैसे बनेगा। तो मैं भी जो है बड़े ध्यान से सुनता हूँ आपके सेशंस को, बड़ा आनंद लेता हूँ और मोटिवेशन मिलता है। बहुत अच्छे से आप लोग करते हैं। कल चंद्र जी ने भी बहुत अच्छा सेशन लिया, काफी एनर्जेटिक सेशन था। आज का जो सेशन है वो हमारी कहीं ना कहीं आपको जड़ों से जोड़ के रखने वाला सेशन है। और किसी भी बड़े से बड़े वृक्ष की जो है, चाहे वो बरगद का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, उसकी जो जड़ है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जड़ अगर मजबूत होगी तो कितनी भी आंधी आएंगी तो वो पेड़ हिलेगा नहीं। तो हमारी कोशिश आज ये रहेगी कि आपकी जड़ों को मजबूत करें। और शुरू करने से पहले सेशन थोड़ी सी और चीज डिस्कशन करना बताना चाहूंगा कि डॉक्टर नेचर जो कंपनी है, इसका उद्देश्य ही यही है कि हम आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार करें, लोगों तक आयुर्वेद की नॉलेज पहुंचाएं। 2007 से हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं। आप जानते हैं बहुत सारे कंपनीज के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। इंडिया के जो नामी टॉप कंपनीज हैं उनके लिए हम प्रोडक्ट निर्माण करते हैं। वृत्तिका ब्रांड का प्रोडक्ट भी ऑल ओवर इंडिया में सेल होता है। आपके सभी राज्यों के अंदर भारत में वृत्तिका कार्बोटेक के ब्रांड में प्रोडक्ट मौजूद हैं। इसके अलावा भारत से बाहर बहुत सारे देशों में ये प्रोडक्ट मौजूद हैं। लेकिन मुझे एक चैलेंज जो फेस कर रहा था वो ये कर रहा था कि जो मैंने सीखा अपने गुरु से, और जो मेरी तमन्ना थी कि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों तक मैं बहुत जल्दी आयुर्वेद को लेके जाऊं, वो मिशन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि टाइम लग रहा था वहां पे। और जिस तरीके के प्रोडक्ट हम लोग ले जाना चाहते थे लोगों के बीच, वो प्रोडक्ट ले जाने में भी थोड़ा सा दिक्कत थी। बिकॉज जो बाजार में जो दुकानदार बैठे हैं, मैं किसी दुकानदार की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ उनको एक मार्जिन मिले या कंपनी का एडवर्टाइजमेंट हो, अमिताभ बच्चन च्यवनप्राश खाए तो बिकेगा। ऐसा जो है कहीं ना कहीं इस सिस्टम में एक अड़चन लाता है कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट आप लाने में या तो उनकी आप कीमत जो है बहुत ज्यादा रखेंगे या फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। भारत जैसे बाजार में, जो कि आयुर्वेदिक दवाओं के लिए सबसे श्रेष्ठ बाजार होना चाहिए था, दुर्भाग्य से हमारे आज भी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट आयुर्वेदिक बाजार में नहीं उपलब्ध हैं या बहुत कम उपलब्ध हैं। तो इसलिए डॉक्टर नेचर की स्थापना करी गई, जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत थी, एक माध्यम की जरूरत थी। और मेरी समझ में नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर माध्यम इस आयुर्वेदा को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का कोई और हो नहीं सकता था। इसलिए डॉक्टर नेचर की स्थापना की गई। और हम उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर नेचर परिवार से जुड़े लोग हैं उनकी नॉलेज बहुत जबरदस्त हो आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि हम आयुर्वेद के बारे में समझेंगे तब सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे और साथ ही साथ जो है हम और लोगों का ध्यान रख पाएंगे। तो डॉक्टर नेचर का सबसे पहला जो बेनिफिट है मेरे हिसाब से, बिजनेस प्लान में अगर आप देखते हैं तो एक बेनिफिट जो सबसे हिडन है, बहुत लोग पूछते, बहुत कंपनीज के कुछ हिडन एजेंडाज रहते हैं बिजनेस करने के पीछे। मेरा जो हिडन एजेंडा वो है कि हमारे देश की जड़ी बूटियां, हमारे खेतों में उगी हुई जड़ी बूटियां, हमारे किसानों द्वारा उगाई गई औषधीय पौधों की जो फसलें हैं वो आपके सबके घरों तक पहुंचे और हमारे किसानों की स्थिति बेहतर हो और हमारे देश की इकोनॉमी बेटर हो। क्योंकि बीमारियों के बोझ के तले हमारे देश की जीडीपी लगातार गिर रही है। हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है अगर एक व्यक्ति बीमार होता है। एक व्यक्ति बीमार होने से भी हमारे देश पे आर्थिक समस्या आती है। तो आप स्वस्थ रहते हैं तो आपके देश को कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका मात्र स्वस्थ रहना ही हमारे देश को सबसे बड़ी हेल्प होगी, मदद होगी। और आप चाहे एक आर्थिक दृष्टि से मदद मांग लीजिए तो आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभ मिलता है किसी भी देश को। वहां के लोग बीमार कम पड़ते हैं। जैसे जापान की मैं बात करूं तो वहां कंपैरेटिवली डिजीजेस कम है, तो सरकार का जो बीमारियों के ऊपर जो खर्चा है वो कम आता है।
तो आज के सेशन में हम यही सब बात करेंगे कि किस तरीके से हम बीमारियों को उखाड़ फेंक कर हमारे देश को संपन्न बना सकते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, आज 4-5 दिन पहले मैंने दैनिक भास्कर अखबार में पढ़ा कि एक फोन कंपनी है, फोन निर्माता कंपनी है और भी उसके सॉफ्टवेयर और आईटी से रिलेटेड बिजनेस है। वो कंपनी का जो नेटवर्थ है, जो असेट है कंपनी का, जो वैल्यू है, वो भारत के टोटल जीडीपी से कहीं ज्यादा है, बल्कि 198 देशों की जीडीपी के बराबर एक फोन बनाने वाली कंपनी है। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है, आप अपने मन में आंसर दीजिए कि क्या फोन से ज्यादा जरूरी हेल्थ नहीं है? डेफिनेटली हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है दुनिया के लिए, और दुनिया की प्रायोरिटी में भी है कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। आज बहुत सारे लोग डॉक्टर कंसल्टेशन वाले नंबर पे हमको फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, उन मैसेजेस को देखता हूं तो तरह तरह की पीड़ाओं से लोग सफर कर रहे हैं। 21 साल के 22 साल के लोग मैसेज करते हैं कि उनको इनफर्टिलिटी है, स्पर्म नहीं बढ़ते हैं। 27-28 साल के लोगों को कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर तक हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा एज की बीमारियां हैं। तो इस स्थिति में हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भारत एक हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर वर्ल्ड लीडर बन के उभर सकता है। आयुर्वेदा इस वेलनेस इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, भविष्य में आज भी है। हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों तक इस संदेश को, इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ऐसा हम कर देंगे तो हम वर्ल्ड लीडर बनेंगे। और इस तरह की जो फोन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो 98 देशों की जीडीपी के बराबर आज धंधा करती है, मैं कहता हूं आयुर्वेद के माध्यम से हम पूरी दुनिया के फोन बनाने वाली कंपनियां मिल जाए, पूरी आईटी की कंपनियां मिल जाए, तो भी भारत का जीडीपी कहीं ज्यादा होगा। और हमारे देश के सम्मान की बात है, आयुर्वेद हमारे पास होते हुए भी हमको आज ये देखना पड़ता है कि एक विदेशी कंपनी का एक फोन जो है हमारे देश की सरकार की, पूरी देश की जीडीपी से भारी पड़ता है। राइट, तो हमारे पास जबरदस्त हथियार हैं, उन देशों के पास जो चीजें हैं उनसे कहीं बेहतर है। मेरा मानना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे देश की ये जो संपदा है, हमारे देश की जो विरासत आयुर्वेद, इसको आगे ले जाने में आप सबका सहयोग मुझे लगेगा और आप सब साथ देंगे तो हम वेल्थ की जो बात करते हैं बहुत छोटी है। आपके पास इतने पैसे, इतना संपन्नता होगी कि उसको हम संभाल नहीं पाएंगे, बल्कि हम और देशों को मदद करने की स्थिति में होंगे। तो हम शुरू करते हैं आज सबसे पहले हमारे टॉपिक को। थोड़ा बोरिंग जरूर हो जाएगा बीच बीच में, क्योंकि सारा कुछ लर्निंग का पार्ट है, बहुत ज्यादा फन नहीं है, तो इसलिए आप धैर्य बना के इसको सुने। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आज हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीज इंफॉर्मेशन दे पाए। आज हम प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, प्रोडक्ट तो आप समझ ही जाएंगे, प्रोडक्ट की बुकलेट आपके पास में है। आने वाले 2 सेशन में मैं प्रोडक्ट के बारे में डीपली बात करूंगा, कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी बीमारियों में काम करता है। लेकिन आज का सेशन बेसिक बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जरूरत ही क्यों है। सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों है मार्केट में, या आपको, इसलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जो चीज आती है बीमारी, सारी दुनिया बात करती है ये बीमारी वो बीमारी, तो एक्चुअल में बीमारी है क्या? बीमारी एक असामान्य स्थिति है, हम समझ रहे हैं। डिजीज यानी कि डी ईज नहीं है, आप सामान्य नहीं है, तो इस स्थिति को हम बीमारी बोलते हैं, जो किसी जीव यानी किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य या किसी भी जीव के एक हिस्से की संरचना, इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर का एक पार्ट, या तो एक हिस्सा या पूरा हिस्सा या कंप्लीट बॉडी, इसको नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव डालती है। ये किसी भारी चोट आदि के द्वारा नहीं होती है। जैसे किसी को चोट लग गई तो उसको बीमारी नहीं बोलते, वो फिजिकल इंजरी है, दैट इज नॉट डिजीज। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो डिजीज इज अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर, या तो स्ट्रक्चर या फंक्शन, उसको कार्य करने की जो तरीका है, फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल इंजरी। राइट, एक मेडिकल कंडीशन है जो कि किसी स्पेसिफिक, किसी बीमारी के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, तो उस तरीके से बीमारी को हम समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीमारी कोई भी होती है, कुछ ना कुछ शुरुआती संकेत देती है। संकेत आप समझते हैं, लक्षण अलग चीज है, संकेत अलग चीज है। तो ये संकेत, जो शुरुआती संकेत, जो एक आम इंसान भी समझ सकता है कि कोई व्यक्ति बीमारी की तरफ बढ़ रहा है या वो अनहेल्दी हो रहा है, फिलहाल उसकी अच्छी हेल्थ नहीं, ऐसे आप सिम्टम्स समझ सकते हैं। मैं इसको कैमरा को सेंटर में ले लेता हूँ, शायद प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, तो मैं इसको सेंटर में रख लेता हूँ। अभी शायद विजिबल हो रहा हूँ? यस सर, परफेक्ट। राइट, तो बीमारी के कुछ संकेत आते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो आपके यूरिन का कलर कुछ चेंज होगा, या तो ज्यादा डार्क हो जाएगा, राइट,
नॉर्मली हल्का पीला होना चाहिए, सादा पीला हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, ब्लड के कुछ क्लॉट या कुछ चीजें इस तरीके के ब्लड के साथ आ रही है, तो भी कोई ना कोई आपका सिम्टम है, या ब्लड आपको कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, फ्रिक्वेंटली आ रहा है, वो सब भी सिम्टम होते हैं कि आप कुछ ना कुछ बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कोई स्मेल आ रही है, अगर कोई दुर्गंध आ रही है, तो इसका मतलब समझिएगा कि आप में कोई ना कोई डिजीज आने के लक्षण बॉडी दे रही है, बॉडी अलार्म देने लगती है। नाखून खराब, यानी कि आपके नाखून भी अगर अच्छे नहीं है, आप अपने नाखूनों की तरफ देखिए, अभी सब अपने अपने देखिए, अगर आपके नाखून प्रॉपरली रेड हैं, कोई धारियां, कोई निशान उस तरीके के नहीं है, कई बार है ना हाथ या पांव के नाखूनों पे छोटी छोटी धारियां, लकीरें जो है वो बनने लगती है, कुछ निशान आने लगते हैं, कुछ स्पॉट्स आने लगते हैं, या वो लाल नहीं दिखते हैं, राइट, तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप उसकी तरफ आप मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए। बॉडी फैट परसेंटेज, आपके अगर शरीर में फैट बढ़ रही है, इसको चेक किया जा सकता है बॉडी फैट को। इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हैं, आजकल तो एक वेइंग मशीन भी आती है जिसके साथ बॉडी फैट एनालाइजर आता है, या कि मांसपेशियों में कितना चर्बी जमा हो रहा है आपके टिश्यूज में, वो भी आपका डिजीज की तरफ बढ़ता है। अगर ज्यादा फैट बन रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी के फंक्शन ठीक से नहीं हो रहे हैं। मुंह की दुर्गंध, कुछ लोगों को सुबह उठते हैं तो मुंह में स्मेल आती है, समझ लीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, अभी आपकी इम्यूनिटी वीक पड़ रही है, तो कोई बीमारी आपको डेवलप होने वाली है। पैरों में स्वेलिंग, अगर आपके पैर में सूजन आ रही है तो उसको भी आप नेग्लेक्ट मत करिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप किसी डॉक्टर से या डॉक्टर नेचर के किसी व्यक्ति से आप कंसल्ट करिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। ये थायराइड, किडनी या दिल की बीमारी की भी एक सिम्टम हो सकता है, उसका लक्षण हो सकता है। लगातार आपके होंठ सूखे रहते हैं, अगर ड्राई लिप रहते हैं, बार बार आपको लिप बाम यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। विटामिन की कमी से मुख्य रूप से ये समस्या हो सकती है। नींद अगर आपको ठीक से नहीं आती है, यानी कि किसी को कम नींद आती है, रात में नींद में बीच बीच में आप जग जाते हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ अनफिट होने की निशानी है। या आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, बार बार नींद ही आती है, तो कहीं ना कहीं आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा होगा, या कोई और प्रॉब्लम होगी। बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, अगर आपके शरीर का कोई अंग या पूरे शरीर में आपको ठंड ज्यादा लगती है, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन आपका ठंडा महसूस होता है, तो समझिए कुछ ना कुछ समस्या है। और अगर ज्यादा गर्म है तो भी समस्या है, जैसे कि फीवर। आपकी स्किन जो है वो आपके बारे में सब कुछ बता देती है, आपकी बॉडी को देख के समझ में आता है आपकी स्किन डल है, कुछ आपके मुहासे या कोई स्पॉट्स या धब्बे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम होने वाली है, या बॉडी कहीं ना कहीं डिजीज का सिम्टम दे रही है। तो ये कुछ बेसिक जो चीजें हैं, जो कि बिना किसी डायग्नोसिस के, बिना किसी परीक्षण के, बिना लेबोरेटरी के भी आप जान सकते हैं। टाइप ऑफ डिजीज के बारे में समझते हैं कि बीमारियां एक्चुअल में होती कितने प्रकार की। देखिए, मैं बेसिक्स पे आज बात इसलिए कर रहा हूं ताकि डॉक्टर नेचर के जो लोग हैं, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो एक्सपर्ट हों, और किसी भी क्षेत्र में किसी भी डॉक्टर से या किसी भी न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट या डाइटिशियन से किसी मामले में कम ना रहे। नॉलेज बहुत सारी है मेरे पास इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि, क्योंकि समय की लिमिटेशन रहेगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुख्य मुख्य बातों में बात करूं। बीमारियां कई प्रकार की होती है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग, आजकल जैसे चल रहा है, जिसको अलग अलग नाम, सार्स कोविड, कोविड के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो ये बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शन संक्रमण के कारण, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, जैसे कि आपकी जुकाम, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है, आपके घर में किसी को एक को जुकाम है, 2-3 लोगों को होने लगती है। इसी तरीके से और सारी जो बीमारियां हैं, जो इनको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज, किसी चीज की कमी की वजह से ना, विटामिन सी की कमी से, आयरन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, जिंक की कमी से, जो किसी की न्यूट्रिएंट की कमी से जो होती है, उनको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। हेरिडेटरी डिजीज, यानी कि आनुवांशिक जो बीमारियां हैं, वो भी कई प्रकार की बीमारियां होती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ जाती है, जैसे कि आजकल कई बीमारियां हैं, इवन टाइप 1 डायबिटीज एक भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा फिजियोलॉजिकल डिजीज, तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है बीमारियों को। बीमारियों को दो तरीके से और वर्गीकृत किया जाता है। आप सिंपली अगर समझें तो कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो संक्रामक रोग हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है, इन बीमारियों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं।
अब हम बात करें कि ये बीमारियों के उदाहरण कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज जो फैल सकती है मुख्य रूप से, नॉन कम्युनिकेबल जो फैलती नहीं है। जैसे कि हम बात करें नॉन क्रॉनिक डिजीज होती है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग, ये सब हमने जाना। अब किस तरह की डिजीज होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? आज के तारीख में सबसे आप चीजें समझें तो कैंसर, डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक, यानी किसी को व्यक्ति को आपके पास में बैठा है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके पास में बैठने से आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी का लीवर खराब है तो उसकी लीवर की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और किसी को डायबिटीज है तो आपको नहीं आएगी। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के उदाहरण है। अब ये जो इतनी भी बीमारियां हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनके कारण क्या हैं? इनके कारण हमारी लाइफस्टाइल है, यानी कि हमारी जो जीवन शैली है वो इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए इन बीमारियों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। आपने बार बार सुना होगा कि लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है, यानी कि डायबिटीज बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, अस्थमा बढ़ रहा है, जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है, इवन पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तरह तरह के कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, रेक्टम कैंसर है, ब्लड कैंसर है। ये सब लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं। इनके लिए जिम्मेदार जो कारण है, जो फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि आप एक्टिविटी कम करते हैं, अल्कोहल वगैरह या कोई भी दूषित पदार्थ आपकी बॉडी में जाता है, तंबाकू जाता है, अनहेल्दी डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट है अनहेल्दी डाइट। आपकी डाइट हेल्दी नहीं है। छोटा सा हम समझ लेते हैं कि डाइट क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। डाइट किसी व्यक्ति के जो भी मुंह में जाता है वो सब कुछ डाइट है। कोई व्यक्ति जो है नॉन वेज खाता है, कोई वेज खाता है, कोई सलाद खाता है, कोई फ्रूट्स खाता है, कोई जूस पीता है, कोई शराब पीता है, जो भी है बेसिकली आपके मुंह में जा रहा है वो डाइट है। अब उस डाइट के अंदर आपके शरीर के लिए जो उपयोगी तत्व हैं, जो शरीर को पोषण देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, उनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं, पौष्टिक तत्व। तो डाइट और न्यूट्रिशन में ये फर्क है। न्यूट्रिशन वो चीज है जो आपकी डाइट के अंदर काम की चीजें हैं, जो शरीर के लिए उपयोगी है, राइट। तो आपकी डाइट खराब होती है, अनहेल्दी होती है, तो आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस होती है। आयुर्वेदा में लाइफस्टाइल डिजीजेस का बहुत अच्छा निदान है, उपाय है, इलाज है। न्यूट्रिशन और जो है आयुर्वेदा के जड़ी बूटियों के माध्यम से हम कंप्लीटली स्वस्थ हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज को आप और समझिए कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जिनको अपन बात कर रहे थे, कोरोना है या जुकाम है या इस तरीके का इन्फ्लुएंजा है, ये सब चीजों का भी निदान आयुर्वेद के माध्यम से हो सकता है। आप समझ रहे हैं, कोरोना में अभी जो है जिन लोगों की इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो लोग कम्युनिकेबल डिजीज से कम अफेक्ट हो रहे हैं, कम प्रभावित हो रहे हैं। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसका तो आप समझ ही लीजिए कि उसका तो कारण ही लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल का तो जो है सोल्यूशन सिर्फ आयुर्वेदा में ही है। और भी कारण है लाइफस्टाइल डिजीज के, जैसे मैंने सबसे पहले बताया, पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ स्लीप, नींद ठीक से नहीं आ रही है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, स्मोकिंग वगैरह, ये सब चीजें। जीवन शैली से जो जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जैसे हमने बात करी, ये सब कारण है इसके। कुछ उदाहरण और देख लीजिए, हृदय रोग है, हाई बीपी है, स्ट्रोक है, मोटापा है, टाइप 2 डायबिटीज है, फेफड़ों के कैंसर हैं, अल्जाइमर है जिसमें नींद आपकी आपको यादाश्त जो है कमजोर होती जाती है, एक डिमेंशिया जो बीमारी है आज की तारीख में, मस्तिष्क की बीमारी है। और आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि दुनिया भर के अंदर ये काफी स्पीड से वृद्धि कर रही है। पहले 40 से 50 और 60 साल के व्यक्तियों को प्रॉब्लम होती थी कि ना यादाश्त कम हो गई, कई चीज रख के भूल गए। आजकल ये 30 साल से उम्र के लोगों को भी ये प्रॉब्लम आने शुरू हो गई है। कई लोग ड्राइव करते करते अचानक भूल जाते हैं कि कहाँ जा रहे थे वो, राइट, किस जगह डेस्टिनेशन पे जाना था, या अपना घर तक नहीं पहचानते। ऐसी स्थिति 30 साल की उम्र में होने लगी, और ये 30 साल से 35 साल की उम्र के लोगों को ये प्रॉब्लम, अल्जाइमर या डिमेंशिया होना, ये तकरीबन 19% लोगों को इस दुनिया के अंदर हो गई है फिलहाल। तो आप समझ लीजिए कि कितनी भयानक प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। इसके सॉल्यूशन पे हम आगे बात करेंगे। गठिया, जोड़ों का दर्द, ये भी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। अस्थमा, जिगर यानी कि लीवर सोरियासिस की प्रॉब्लम, पुरानी प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग, हिंदी थोड़ी और डिफिकल्ट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कोलाइटिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उपापचय सिंड्रोम, क्रॉनिक किडनी फेलियर, डिप्रेशन, मोटापा, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज के उदाहरण हैं। अगर आप कहीं भी आप जाते हैं, कोई बात करता है कि मेरे को
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो आप घबरा मत जाना, राइट। बिल्कुल सिंपल है, आप समझ गए, नॉन कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे में फैलती नहीं है, इनको हम लोग लाइफस्टाइल या जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां भी बोलते हैं। इन बीमारियों के उदाहरण हम देख ही चुके हैं। जीवन शैली की बीमारियों का असर हमारे स्वास्थ्य की लागत पर पड़ता है, यानी कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया शुरुआती दौर पे, तो इन बीमारियों की वजह से हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने की जो लागत है, जो पैसा है, वो ज्यादा खर्चा हमको करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। इन गैर संचारी रोगों का इलाज करना महंगा हो सकता है। रोगियों के स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक उपचार इनिशियल स्टेज पे, आपको डायबिटिक इनिशियल स्टेज पे है, आपको मोटापा इनिशियल स्टेज पे है, थोड़े ही आप मोटे हुए हैं, आपका पेट निकलना चालू हुआ है, आपने ध्यान दे दिया, आपको सांस फूल रहा है, आपने ध्यान दे दिया, आपकी स्किन डल लग रही है, आपने ध्यान दे दिया, आपके नाखून थोड़े से पीले पड़ रहे हैं, आपने ध्यान दे दिया। तो शुरुआती जो लक्षण है, वहां पे अगर आप ध्यान देते हैं, तो इसको इलाज करना, आपको ठीक करना आसान हो जाता है और कम पैसे में हो जाता है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे बीमारी बढ़ गई, तो आपका पैसा बहुत सारा लगने वाला है। और कहाँ कितना लग रहा है वो हम देख लेते हैं। गैर संक्रामक रोगों का की वजह से हर साल 45 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। 45 मिलियन लोगों की जान चली जाती है, आंकड़ा आप ध्यान से सीखिएगा, जो वैश्विक स्तर पर होने वाली सभी मौतों का 75% है। ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम किस तरफ दुनिया बढ़ रही है। आज ही 75% है, तो 2050 में कितना होगा, और उसके अगले 50 साल बाद कितना होगा, और उसके अगले 50 साल के बाद तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 100 में से 100% लोग इन बीमारियों के साथ में जी रहे होंगे, ऐसी संभावना लगती है इस चीज को देखते हुए। तो इसको हमें अभी से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया। और हमारी जो डॉक्टर नेचर परिवार की जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम एक लीडिंग कंपनी के रूप में एक लोगों को लीड करना चाहते हैं। तो हमारी जो टीम है, आज जो मेरे 500 लोग हैं, मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोलता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इस नॉलेज को अपने पास रखा, सीखा, लोगों तक प्रचार किया, तो हम हमेशा ये 500 लोग हिस्ट्री में याद रखे जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि हम एक इतिहास लिख रहे हैं, हिस्ट्री लिख रहे हैं। अगर इस हिस्ट्री के अंदर आप मेरे साथ हैं, तो लोग आपके बारे में पढ़ेंगे कि कुछ लोग इस दुनिया में आए थे और उन्होंने दुनिया बदल के रख दी। राइट, तो ये हम कर सकते हैं लोगों के भले के लिए, लोगों का फायदे के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। 75% लोग हमारी पृथ्वी के ऊपर आज इन बीमारियों से परेशान है, करोड़ों लोग मरते हैं। WHO के अनुसार निम्न आय वर्ग वाले, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उसको मुझे एलोवेरा जूस देना है, लेकिन ये 350 रुपए का है, वो व्यक्ति कम कमाता है, तो सर क्या सस्ता कुछ हम दे सकते हैं क्या? मेरी बात समझिए भाइयों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग, लो और मीडियम जो इनकम वाले जो लोग हैं, जो देश हैं, वहां पे एक दुष्चक्र में लोग फंस जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग हो रहे हैं। एक ऐसा दुष्चक्र है जहां पे गरीब तेजी से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो असंक्रामक रोग है, जो लाइफस्टाइल डिजीज है, के लिए व्यावहारिक जोखिम कारणों के संपर्क में आता है। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई स्ट्रेस में है क्योंकि इनकम कम है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको खाने को ठीक से नहीं मिल रहा, पोषण ठीक से नहीं मिल रहा, फर्टिलाइजर, मिलावटी सामान, बहुत सारी चीजें, दूषित तत्व जो है, खेती में जो जहर डाला जा रहा है, ये सब उसके शरीर को प्रभावित करते हैं और इसकी वजह से उसको गंभीर बीमारियां हो जाती है। और ये व्यक्ति बहुत सारा पैसा खर्चा करने पे मजबूर होता है, चाहे अपने जेवरात बेचेगा, चाहे बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं करा पाएगा, लेकिन मजबूरी में किडनी खराब हो गई, डायलिसिस कराना है, महंगे आपको प्रोसीजर्स करवाने हैं, आपको डायग्नोज करवाना है, ये सब चीजों में खर्चा करना पड़ता है और इसकी आय और कम होती जाती है और एक व्यक्ति से शुरू होकर अंत तक पूरे देश को प्रभावित करती है। ये हमारे देश में आज स्थिति हम देखने को मिल रही है। 2015 में 236 मिलियन डॉलर से अधिक आर्थिक नुकसान हमारे देश, भारत देश को हुआ था। तो ये जो नुकसान है, जो मैं बात कर रहा था कि एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, उस देश की अर्थव्यवस्था को डेंट करता है, उसको खराब करता है। तो 2015 में 236 मिलियन डॉलर भारत सरकार को नुकसान हुआ है उन व्यक्तियों की वजह से जो बीमार पड़े। तो हम उन व्यक्तियों की लिस्ट में ना आए तो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एहसान करेंगे हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। 2017 की ICAMR की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 62% जो है वो मौतें इन सब बीमारियों की वजह से हुई है। इन सब बीमारियों के बहुत सारे कारण हैं, मैंने जैसे बात करी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, पौष्टिकता की कमी, साथ ही साथ मानसिक तनाव जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है।
मध्यम वर्गीय और लो इनकम ग्रुप के लोगों को ये मानसिक तनाव कंपैरेटिवली ज्यादा है, ऐसा स्टडीज कहती है। तो ये तनाव के बहुत सारे कारण हैं। किसी स्थिति पर आपका परिणाम या नियंत्रण नहीं होना, आपकी इनकम, आप सपने आपके बहुत ज्यादा हैं, इनकम आप कमाना चाह रहे हैं, डॉक्टर नेचर में कोई जुड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको स्ट्रेस होना ही है, क्योंकि उसकी कंपनी कोई कंपनी बंद होने वाली है, कोई कंपनी के प्लान चेंज करने पड़ रहे हैं, कोई कंपनी के प्रोडक्ट चेंज करने पड़ रहे हैं, किसी किसी की तो प्रोडक्ट ही नहीं है, किसी का 1 लाख का प्लान है, किसी का बिना लाख का। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस के कारण है, लेकिन डॉक्टर नेचर में कम से कम ये चीज नहीं होगी कि स्ट्रेस ये बहुत बड़ा कारण है बीमारी का। साथ ही वित्तीय तनाव, जो स्ट्रेस, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, अगर इनकम कम है तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा तो बीमारी ज्यादा होगी, बीमारी ज्यादा होगी तो और पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और पैसा खर्चा करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, फिर और बीमार होगा क्योंकि उसने लोन लिया है, लोन चुका नहीं पाएगा तो स्ट्रेस। तो वित्तीय तनाव भी हमारी हेल्थ को, लाइफस्टाइल डिजीज को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारण है, इसको भी हम समझना चाहिए। ये तो हम कारण, बीमारी क्या है, बीमारी के प्रकार क्या है, कितने प्रकार की बीमारियां होती है और बीमारियों के कारण क्या है मुख्य, वो हमने समझे। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद का रोल क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले तो आयुर्वेद क्या है, साधारण शब्दों में कहे तो जीवन को ठीक से जीने का तरीका ही आयुर्वेद है। हम ठीक से जिए, ठीक से खाएं, ठीक से सोएं, ठीक से उठें, वो सब चीज आयुर्वेद है। आयुर्वेद के अंदर आपका एक्सरसाइज यानी कि योगा, मेडिटेशन, आपकी डाइट, जो आप भोजन लेते हैं किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, यानी कि न्यूट्रिएंट, जो मैंने पहले बात करी, न्यूट्रिशन जो है वो बात करता है आयुर्वेदा। डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर को विष रहित करने की जो प्रक्रिया है वो आयुर्वेद आपको समझाता है। और आयुर्वेद में शरीर से विष निकालने की जो प्रक्रिया के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स वाली जड़ी बूटियां मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या है। थोड़ा बोर हो रहे होंगे तो प्लीज थोड़ा चाय कॉफी कुछ पी लीजिए, कुछ लोग बिस्तर में सो रहे हैं, हो सकता है नींद आ जाए, लेकिन थोड़ा सा आप सुनेंगे तो बहुत काम की चीजें आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज के बिना हम लोग जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब एंटीऑक्सीडेंट लगातार हम सुनते हैं, हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी के एडवर्टाइज में एंटीऑक्सीडेंट रिच, फलाना चीज है एंटीऑक्सीडेंट रिच। तो एंटीऑक्सीडेंट है क्या? एंटीऑक्सीडेंट is a molecule that stops the process of oxidation। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये जो ऑक्सीडेशन को रोकता है वो चीज एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, वो तत्व मॉलिक्यूल को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या है एक्चुअल में जिसको ये रोकता है? ऑक्सीडेशन इज अ चेन रिएक्शन, हमारी कोशिकाओं में होने वाली चेन रिएक्शन है जो अंततः कोशिकाओं की क्षति की तरफ ले जाता है। ऐसी एक चेन रिएक्शन है जो हमारी सेल्स को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे हमारी कोशिका को मार देता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन को जो रोकने का काम करता है वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, राइट। और बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, हमारी शरीर कई कोशिकाओं से बना हुआ है, और इन कोशिकाओं को अगर डैमेज होता है तो हमारी हेल्थ और हमारा सारा का सारा शरीर जो है वो खराब हो जाता है और उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमने समझ लिया। वैसे ये सारा का सारा जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है सभी हमारे 500 भाइयों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा, बल्कि जो मैं शेयर करूंगा और ज्यादा बड़ा होगा। मैंने इसको शॉर्ट में बनाया है, तो इसमें आप ठीक से आप समझ पाएंगे। अब एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हमने बात करी, ऑक्सीडेशन को रोकता है। अब एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स, हमारे शरीर के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेंट्स हैं, जो ऑक्सीडेशन को बढ़ाते हैं, इस नुकसान की प्रक्रिया को, हमारी कोशिकाओं को जो डैमेज करने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, इनको मुख्यतः फ्री रेडिकल्स बोला जाता है। अब फ्री रेडिकल्स जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये फ्री रेडिकल्स जो है एक तरीके के एटम्स होते हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक छोटे छोटे कण होते हैं। इनको हमारे मैं कहीं पर मतलब इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो, किसी शहर के अंदर या किसी गली के अंदर एक सांड आ गया हो, वो किसी के नियंत्रण में नहीं, वो किधर भी जाके किसी को भी टक्कर मार देगा, राइट, किसी को ठोक देगा। तो ये जो सांड है हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे घुस जाते हैं, और ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को लगातार मारते पीटते रहते हैं, डैमेज करते रहते हैं, तो हमारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है या वो अपनी कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के साथ साथ कई सारी समस्याओं को भी कम कर देते हैं, जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे चीजें करते हैं। हम डिटेल में और समझेंगे इन फ्री रेडिकल्स के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत क्या क्या हैं, मतलब जो ये फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं। फ्री रेडिकल्स एक तरीके से आतंकवादी मान लो, हमारी सीमा में घुस गए हैं और वो इधर उधर जो है अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। जैसे बॉम्बे
में हमारा एक बार आतंकवादी हमला हुआ था ताज के पास में, और वो धड़ाधड़ गोलियां चल रहा है, उसको कोई मालूम नहीं है, कोई केयर नहीं किसको लग रही है, हमारे लीवर को लग रही है, ब्रेन को लग रही है, हार्ट को लग रही है, किडनी को लग रही है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को लगातार डैमेज करते रहते हैं। इनको रोकने का काम हमारे जो सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी के, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये डॉक्टर नेचर के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो सांड है, जो आतंकवादी है हमारे शरीर में, इनको जाके कॉम्बैट करते हैं, इनको घेर लेते हैं और घेर के इनको मार के बाहर निकाल देते हैं। इनके स्रोत है फल, सब्जियां और औषधीय पौधे। हमारे शरीर में ट्रिलियंस, खरबों कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं को पोषण की कमी और संक्रमण का खतरा ही नहीं होता, बल्कि फ्री रेडिकल्स भी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स दूसरे अणुओं से इलेक्ट्रॉन चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे डीएनए और दूसरे अणुओं को नुकसान पहुंचता है, फलस्वरूप खतरनाक बीमारियां होती है। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या कर सकता है? कई लोग कहते हैं कि साहब मेरा 1 महीने का बच्चा है, ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है, 6 महीने का बच्चा हो गया अभी भी बोल नहीं पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है, मंद बुद्धि हो गया है, ये क्यों हुआ? ये माता पिता के जो डीएनए थे, उस डीएनए के अंदर ये फ्री रेडिकल्स घुस के और इन्होंने उसको डैमेज कर दिया, तो डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, उसकी संरचना चेंज हो गई और वो इस तरीके के गुणसूत्र में परिवर्तन हुए, जिससे कि इस तरीके के बच्चे पैदा हुए, राइट? तो ये फ्री रेडिकल्स बल्कि हमको ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जो इन फ्री रेडिकल्स को मात दे सके, आपको शरीर को रक्षा कर सके। दरअसल शरीर में भोजन ऊर्जा में बदल रहा होता है, राइट? जब आपका फूड आप जो भी खाते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस प्रक्रिया में कुछ फ्री रेडिकल्स, उप उत्पाद, मायने की जो मेन चीज है आपके खाने के अंदर पोषण है, वो तो आपको भोजन से जो अभी आपने खाया उसको पचाने के दौरान, ऊर्जा बनाने के दौरान मिलेगा। लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसे केमिकल, ऐसे उत्पाद भी निकलते हैं जो फ्री रेडिकल्स की तरह काम करते हैं। अब समझिए कि आपने कोई हेल्दी फूड खाया, अच्छा भोजन खाया, ये जब पचेगा और एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो इससे भी कुछ चीजें, अनावश्यक तत्व निकलेंगे जो मल के साथ बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ तत्व अगर आपने ऐसे खाए हैं जिसमें पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, आपके डाइट में, आपके फूड में कुछ ऐसे गंदे तत्व हैं, टोबैको है, बहुत सारी चीजें हैं जो नुकसानदायक है, तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे, राइट? तो आपके शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां पे पोल्यूशन ज्यादा है, तो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा पहुंचेंगे, राइट? तो इसलिए अगर आपके वातावरण में या आपके भोजन में फ्री रेडिकल बनाने वाले तत्व ज्यादा हैं, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में लेने पड़ेंगे। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि आहार में एंटीऑक्सीडेंट शामिल हो। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी, डेफिनेटली जब फ्री रेडिकल जो बीमारी करने वाले कारण कम होंगे, तो हमारी इम्यूनिटी बेटर होगी और इससे हमें बहुत सारे बीमारियां, कुछ उदाहरण जैसे हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर जैसी बीमारियों से हमको बचाते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा खाने से, बल्कि हम ज्यादा चुस्त रहते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, ज्यादा हेल्दी दिखते हैं, ज्यादा सुंदर दिखते हैं, हमारे बाल, हमारी स्किल, हमारे नेल्स अच्छे दिखते हैं और हम हमारी लाइफ के अंदर और बेटर हेल्दी रहने की तरफ बढ़ते हैं, मोटापा और हार्ट की प्रॉब्लम्स तक नहीं आती। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे अणु हैं, हम बार बार उसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी, जो दूसरे अणुओं के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आप समझिए जैसे विटामिन है, ये सारे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, ये सारे विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट को एंटी एजिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं, राइट? क्योंकि आपकी शरीर की जो कोशिकाएं, उनको जो डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल्स थे, उनको इन्होंने कम कर दिया या बाहर निकाल दिया, तो आपकी सेल्स जो डैमेज नहीं हुई, तो आपकी एज प्रोलॉन्ग करेगी, इसलिए इनको एंटी एजिंग भी बोलते हैं। बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, लाइकोपीन, फ्लेवोनॉइड्स, लिग्नॉन्स, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। सेलेनियम भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई और विटामिन ए, सी भी एंटीऑक्सीडेंट है। फ्री रेडिकल्स कैसे शरीर में ज्यादा बनते हैं? आपके कुछ उदाहरण सामने हैं। रेडिएशन का प्रभाव, आज हम मोबाइल और बहुत सारी चीजें जो उनकी वजह से रेडिएशन बढ़ रहा है, अल्कोहल, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, स्ट्रेस भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की संख्या को बढ़ाता है। आपको तनाव ज्यादा है, तो आपके ब्रेन में इस तनाव की वजह से ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप अच्छा भोजन खाते हैं,
तो आपको मानसिक तनाव भी कम होगा, राइट। अब आप सोच रहे हैं पेट में आप एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हैं, दिमाग में कैसे करेंगे, राइट। लेकिन ये फ्री रेडिकल्स को कम करने में एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। पुअर डाइट, हमारी डाइट बहुत पुअर है। लोगों के पास पैसा तो बहुत है, अमीर तो हो गए, लेकिन डाइट बड़ी पुअर है। पुअर के एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे। हाँ, एक और चीज, मेडिसिन। अब आप देखिए कितना गलत सिस्टम बना हुआ है कि कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो उसको हमने दवाई दी, दवाई मतलब एलोपैथी ड्रग्स, नाम ही ड्रग्स से लगता है, पता नहीं क्या ड्रग्स खा रहा है। एनीहाउ, तो वो जो ड्रग्स है, मेडिकेशन है, वो हमारे शरीर के अंदर आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रही है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। आप पैरासीटामोल ले रहे हैं, ब्रूफेन ले रहे हैं, मेटमॉर्फिन ले रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी दवाइयां, जो भी दवाइयां आप ले रहे हैं, सबसे पहला काम तो वो शरीर में फ्री रेडिकल्स, बिकॉज वो केमिकल्स हैं, वो नेचुरल नहीं है, तो वो केमिकल जो है आपके शरीर में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आप दवाई तो ले रहे थे ठीक होने के लिए, लेकिन हो उल्टा रहा है, ये आपके शरीर में जाते ही कोशिकाओं को नुकसान धड़ाधड़ नुकसान पहुंचाने लगता है। यानी कि आपके शरीर में एक बंदे को जो कि दिमाग से पैदल है, उसको एक ही 47 लेके आपके बॉडी में डाल दिया, अब वो किधर किधर गोली मारेगा आपको नहीं पता, और आपकी सेल डैमेज होगी, और डैमेज होगी तो आप और ज्यादा बीमार होंगे। इस दुष्चक्र में आप फंस जाते हैं। और वहीं आयुर्वेदा क्या करता है, आप समझते हैं, आयुर्वेदा के जो जड़ी बूटियां हैं वो सारे आपको ऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, बॉडी में जाके फ्री रेडिकल्स को मारते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो डिफरेंस आयुर्वेदा में और एलोपैथी में ये हो गया जो आप समझ पा रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट और क्या करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। आप जो भी खा पी रहे हैं उसके बाद जो टॉक्सिन निकलते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम एंटीऑक्सीडेंट का है। इनको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को खाकर उसको खा जाते हैं, राइट। उसको या तो बाहर निकालते हैं या खुद खा जाते हैं उनको। तो इस तरीके से आपके शरीर की सफाई करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए एंटीऑक्सीडेंट क्यों जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, ये सब चीजों की खतरे को कम करते हैं, बुढ़ापे के लक्षण को कम करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, बीटा कैरोटीन, जिंक वगैरह, ये ऑक्सीजन और एज रिलेटेड जो है मस्कुलर डीजनरेशन से सुरक्षा करते हैं। बहुत सारे इसके फायदे हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, टॉक्सिन को निकालते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह वगैरह। तो ये सब बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअल में जाएंगे कहां से हमारे शरीर में। ये फ्री रेडिकल्स तो, ये बदमाश तत्व तो शरीर में चली जाएंगे। आपने कभी क्रॉसिन खा ली होगी, कभी आपने वड़ा पाव खा लिया होगा, उसके साथ वो चटनी खराब होगी, या कोई इसमें फर्टिलाइजर डला होगा जो धनिया आपने खाया, इसको रोक नहीं सकते। इन फ्री रेडिकल्स को आप रोक ही नहीं सकते, कितनी भी बाड़बंदी कर दें, ये तो अंदर आएंगे आएंगे। इसको रोकने के लिए आयुर्वेद ने, हमारे भारत की भूमि धन्य है कि हमको इतनी जड़ी बूटियां दी है जिनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो सबसे पहला जो एंटीऑक्सीडेंट इस धरती के ऊपर आया, ये माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, बेसिकली अमृत मंथन जब हो रहा था, तो कुछ बूंदें इस पृथ्वी के ऊपर गिर गई थी। वो जो जिसमें मंथन हो रहा था उसमें से जब एक दूसरे से छीनने के प्रोसेस में कुछ बूंदें अमृत की पृथ्वी पे गिर गई थी, और जो पौधा उगा उसका नाम था गिलोय, इसलिए इसको अमृता कहा जाता है, क्योंकि अमृत की बूंदों से उत्पन्न पौधा है, इसलिए अमृता कहा जाता है। अब अमृत ही आपको मिल रहा है तो उसमें तो बहुत सारे फायदे हैं। ये क्या क्या फायदे हैं, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट के फायदे तो आपने समझ लिए थे। एंटीऑक्सीडेंट जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है उनको सबको समाप्त करने की तरफ काम करते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज हमने बहुत सारी जितनी भी है दुनिया में, 75% लोग जो मर रहे हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज से मर रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीज का मुख्य कारण है शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन होना, फ्री रेडिकल्स के जाना। फ्री रेडिकल्स को मारने वाला क्या कहलाता है, एंटीऑक्सीडेंट। गिलोय सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे शरीर में तमाम बीमारियों को नष्ट करने का काम कर सकता है। कुछ उदाहरण, डेंगू के लिए गिलोय जबरदस्त है। किसी भी प्रोडक्ट में अगर गिलोय है, आप किसी भी पर्पस के लिए ले रहे हैं गिलोय को, लेकिन वो साथ में आपका डेंगू नहीं होने देगा। जरूरी नहीं है कि आपको डेंगू होना पड़ेगा तब आप गिलोय लोगे, राइट, लेकिन ये आपको होने ही नहीं देगा, ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा। एंटी इंफ्लामेटरी है, यानी कि स्वेलिंग को कम करता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं तो जरूर एग्री करेंगे कि इन्फ्लामेशन, कैंसर भी इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इन्फ्लामेटरी बहुत सारे डिजीज हो रही है आपकी, इवन अस्थमा भी इन्फ्लामेटरी डिजीज है, लंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से आपको अस्थमा होता है। तो गिलोय जो है एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। एंटीपायरेटिक है, जैसे आपका ब्रूफेन आपका क्रॉसिन एंटीपायरेटिक है, डोलो या ब्रूफेन आप लेते हैं, तो गिलोय बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक है, यानी कि आपको बुखार को कम करता है। पहले से ले रहे हैं तो बुखार कभी होगा ही नहीं, राइट।
यूजफुल इन बिल्डिंग अप इम्यून सिस्टम, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को, जो बाढ़ है आपके एंट्री करने की इन फ्री रेडिकल्स को आपको शरीर में आने से जो रोकने का काम कर रहा है, आपका इम्यून सिस्टम कर रहा है, और आगे तो उनको मारने का काम करता है। बॉडीज डिफेंस सिस्टम को इन्फेक्शंस, जो जीवाणु कीटाणु, ये कोरोना, ये जितने भी ये सब चीजें, इनको मारने में गिलोय एक बहुत बड़ा हथियार की तरह काम करता है। इट एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेगस। मैक्रोफेगस क्या है? द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द फॉरेन बॉडीज एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मैक्रोफेगस जो कोशिकाएं हैं शरीर, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जो जीवाणु है, जो विषाणु है, जो पैथोजेंस हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये मारता है। गिलोय हेल्प्स इन फीवर। किस तरीके से काम करता है गिलोय? एंटीपायरेटिक, इसको ज्वरग्ना बोलते हैं, यानी कि ज्वर को कम करने वाला, ज्वर को हरने वाला। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर आर 2 फैक्टर्स लीडिंग टू हाई फीवर। फीवर को, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में समझते हैं कि एक्चुअल में कई लोग पूछते हैं कि गिलोय फीवर को कैसे कम करता है। मोटा मोटा मॉडर्न साइंस तो बोल रही है कि साहब फ्री रेडिकल्स को कम करता है, टॉक्सिन को निकालता है, तो इस वजह से हो जाएगा। लेकिन ये बात आज अमेरिकन एफडीए और डब्ल्यूएचओ और ये बहुत सारे लोग रिसर्च करके तरह तरह के रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। लेकिन इस आने वाले 2-3 स्लाइड में मैंने मॉडर्न साइंस क्या बोल रही है और आयुर्वेदा ने हजारों साल पहले क्या बोला था, उसी को लोग आज ये रिपीट कर रहे हैं। आयुर्वेदा कहती है कि गिलोय आम, यानी कि AMA, आम, आम किसको? टॉक्सिन को बोलते हैं। आयुर्वेद में एक्चुअल में आम, आमवात मतलब टॉक्सिन, राइट? ये बेसिकली टॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं। तो आम जो है उसको कम करता है, एंड इट इज फॉरेन पार्टिकल्स, ऑर्गेनिज्म है, इनको शरीर में आने से कम प्रवेश को रोकता है। किस तरीके से काम करता है? गिलोय हेल्प्स टू रिड्यूस फीवर बाय इंप्रूविंग डाइजेशन, आपके पाचन को बढ़ाता है। पाचन के बाद जो खाने से भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, उसको बढ़ाता है, जो कि दीपन प्रक्रिया है। आयुर्वेद में इसको संस्कृत में बोले तो दीपन बोलेंगे, है ना? पाचन, दीपन। तो पाचन और दीपन यानी कि एपेटाइजर और डाइजेस्टिव है। इस वजह से ये आम का फॉर्मेशन यानी टॉक्सिन के बनने की प्रक्रिया को कम करता है, और टॉक्सिन कम होगी तो आपको फीवर या दूसरी बीमारियां नहीं होगी। it also improves the immunity to fight foreign particles और organism due to its रसायन प्रॉपर्टी। रसायन क्या है कि जो भी रसायन मतलब सबसे तगड़ी हथियार है, जैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता था लास्ट में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आयुर्वेद के जो ब्रह्मास्त्र है उनको रसायन बोला जाता है, जो भी किसी भी प्रकार के हानिकारक तत्वों को शरीर में आने पे नष्ट करने की जो क्षमता रखते हैं उनको रसायन बोलते हैं। बहुत ही प्रभावी होते हैं, जैसे आंवला है, त्रिफला है, मतलब त्रिफला के पूरे फ्रूट्स है, वो रसायन है, गिलोय रसायन है। जैसे किसी को च्यवनप्राश खिलाया जाता है, च्यवनप्राश को रसायन बोलते हैं, स्वर्ण भस्म को रसायन बोलते हैं। तो ये रसायन बहुत ही प्रभावी होते हैं इस तरीके के कीटाणु जीवाणु को मारने के लिए। गिलोय इज यूजफुल फॉर मैनेजिंग डायबिटीज बाय इंप्रूविंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत उपयोगी है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा। आप गिलोय के फायदे आप समझ जाएंगे तो बहुत कुछ आयुर्वेद को आप समझ जाएंगे। आयुर्वेद की एक मुख्य जड़ी बूटी है जिसको मैंने सबसे पहले चुना, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी पे बताया जाता है यही औषधीय पौधा पैदा हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करता है, जैसे कि अल्सर है, घाव है, किडनी को डैमेज है, ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लामेटरी। जैसे हमने बात करी गिलोय में बहुत एंटीऑक्सीडेंट है और स्वेलिंग कम करने के, इन्फ्लामेशन कम करने की एक्टिविटीज या गुण है इसमें। इसकी वजह से ये अल्सर, घाव, डायबिटिक पेशेंट को बहुत सारे घाव हो जाते हैं ना, पाँव में, हाथ में, कहीं भी, जो जल्दी नहीं भरते, गिलोय का सेवन करने से वो जल्दी भरते हैं और किडनी के डैमेज को भी बचाते हैं। किडनी खराब हो गई तब तो हमारा जैसे किडनी सपोर्ट जूस है, आप देखते हैं उसमें भी गिलोय है, इसीलिए बहुत सारे प्रोडक्ट में हमने गिलोय डाला है, उसका रीजन आप समझ पाएंगे। लीवर की इंजरी, आपके लीवर को अल्कोहल की ओवरडोज की वजह से, इवन अल्कोहल नहीं भी लेते हैं तो आपके लीवर को इंजरीज होती है। इस तरीके से गिलोय आपको इससे बचाता है। हमारा जो यकृत सिरप है उसमें गिलोय कंसंट्रेटेड मात्रा में है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, अच्छे तरीके से उगाई हुई, प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ गिलोय है, और उसका स्टेम, उसका तना काम में लिया जाता है। बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं कि गिलोय पूरा पंचांग यानी कि पत्ते सहित काम में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो स्टेम पार्ट में ज्यादा होती है, और किस तरीके से मेच्योर है, क्या उसकी साइज है, वो हम आगे ट्रेनिंग में बात करेंगे। गिलोय
जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल से रिलेटेड जो लिवर को डैमेज होता है उसको बचाता है। आपने एक देखा भी होगा टेस्टिमोनी, हमारे यूक्रेन से हमारे मित्र आए थे तो उन्होंने बताया उसके बारे में, एक वीडियो आप देखिएगा यूट्यूब पे कि गिलोय का किस तरीके से प्रभाव जो है हमारी यकृत जीत में आने की वजह से लोगों को फायदा मिल रहा है लीवर प्रॉब्लम्स में। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, उसके अलावा जो है ओवरऑल लीवर फंक्शन को इंप्रूव करता है, क्योंकि ये दीपन और पाचन की प्रक्रिया इसमें बहुत ज्यादा है। Also inhibits degeneration and promote new cells, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचना और उसको बचाता है और नई कोशिकाओं की ग्रोथ में मदद करता है। यानी कि नई कोशिकाएं लगातार बनती रहेगी तो आपका शरीर, जो हम एंटी एजिंग की बात कर रहे थे, एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से एंटी एजिंग का काम करते हैं, तो इसको जो रसायन क्वालिटी इसको हम जो बोलते हैं, मैंने शुरू में बताया जो आयुर्वेद के सबसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आयुर्वेदा में मुख्य रूप से उनको रसायन बोला जाता है। गिलोय is useful in managing breast cancer because of anti-proliferative properties. ये कोशिकाओं को अंदर प्रोलिफरेशन यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको रोकता है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर में बहुत उपयोगी माना गया। ये सारे जो मैंने डेटा लिए ना, इनके सबके चाहे आप में से रिसर्च पेपर ले सकते हैं, इनके बैकग्राउंड में जो रिसर्च हुई ना वो रिसर्च पेपर से मैंने ये लिया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बोले जा रहा हूँ, ये हमारे आयुर्वेद में उल्लेख है, साथ में मॉडर्न साइंस के मेडिकल जर्नल में जो पब्लिश्ड रिसर्च है उनके बेसिस पे मैंने ये लिए हैं। रूटीन गिलोय में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को रोकते हैं, तो आप किसी को गिलोय किसी भी रूप में ले रहे हैं तो फ्यूचर में आने वाले कैंसर से भी आप बच सकते हैं। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ आयुर्वेदिक व्यू गिलोय के बारे में और क्या कहता है, गिलोय माइट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर बाय बैलेंसिंग वात पित्त एंड कफ। गिलोय वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, कंट्रोलिंग द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल एंड आल्सो प्रिवेंट द सेल डैमेज ड्यू टू रसायना प्रॉपर्टी। जैसे हमने बात करा इसी तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गाउट जो प्रॉब्लम है वो एक वात रोग है जो कि आर्थराइटिस का कारण है, उसको भी ये रोकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको भी जो है गिलोय रोकता है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में गिलोय है, इसीलिए हमने गिलोय का ज्यादातर प्रोडक्ट में यूज करा है। सप्रेस्ड है आर्थराइटिक इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने कहा कि सूजन कम करने का काम करता है, तो डेफिनेटली सूजन कम होगी तो दर्द कम होगा, तो आपका जो गठिया है, जोड़ों का दर्द है, उसमें फायदा करेगा ये। डायरिया जैसी बीमारी के लिए गिलोय बहुत ज्यादा यूजफुल है। जिनको अभी किसी का सवाल आया था मुझे कि सर मुझे हमारे डॉक्टर नेचर के किसी एसोसिएट का कि साहब मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, राइट, तो लूज मोशन वाली प्रक्रिया में भी अगर आप गिलोय पहले से यूज कर रहे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आपकी आंतों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये पाचन का काम करता है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज इसमें है, और साथ में आपकी हाइपर एसिडिटी को भी कम करता है। हमारा एसिड निवृत्ति प्रोडक्ट उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन गिलोय को किस लिए इन चीजों के साथ में लिया जाता है उनके कारण मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गिलोय जूस एक्ट्स एज ए स्ट्रेस रिलीवर। कोई आपके साथ डॉक्टर नेचर में ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको आप गिलोय का जूस जरूर दे दीजिएगा या इम्यून प्लस दे दीजिएगा, ताकि वो जिस भी कंपनी में काम कर रहा है वहां उसको धन लाभ ना हो तो स्ट्रेस ना हो। एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व हैं वो स्ट्रेस को कम करने का बहुत जबरदस्त काम करते हैं। अडॉप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज है। अडॉप्टोजेनिक का मतलब क्या होता है, आप अडॉप्ट कर पाते हैं किसी भी, जैसे सर्दी है, सर्दी से अचानक आप गर्मी में गए, या गर्मी में एकदम से आप सर्दी में चले गए, मौसम चेंज हुआ, इस समय जो है जब आपकी बॉडी को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ती है, उस समय गिलोय बहुत ज्यादा काम करता है। आप अच्छे से आराम से बैठे हैं, सडनली कोई टेंशन वाली चीज हो गई आपकी लाइफ के अंदर तो स्ट्रेस बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है इनको रेगुलेट करने के लिए गिलोय काफी अच्छा काम करता है, इसलिए अडॉप्टोजेनिक भी इसको बोलते हैं। इट वर्क्स बाय सप्रेसिंग ओवर एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड रिड्यूसेस द मेंटल स्ट्रेस, राइट। तो गुरुची जो है इस तरीके से आपके स्ट्रेस को कम करता है, साथ ही वात को ये कम करता है, बैलेंस करता है, जैसे वात पित्त कफ को बैलेंस करने वाली सर्व रोग हरता भी इसको बोलते हैं, इसी वजह से क्योंकि ये त्रिदोष नाशक जड़ी बूटी है। अस्थमा और कफ इसके लिए जबरदस्त काम करता है। अस्थमा और क्रॉनिक कफ के लिए हमारा जैसे वासामृत है, हमारा जैसे इम्यून प्लस है, इन सब चीजों के अंदर गिलोय का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके लंग्स के स्वास्थ्य को, आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य को अच्छा कर सके, क्योंकि गिलोय जो है एंटी अस्थमेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, आपके फेफड़ों में जो सूजन हो जाती है उसको कम करता है टिश्यूज में। जो इन्फ्लेमेशन सूजन हो जाती है वो आपके एयर पैसेज, आपकी नाक को जो है वो
सांस लेने की प्रक्रिया उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए इसको गिलोय को उपयोग करना चाहिए। गिलोय एक्सट्रैक्ट आल्सो कंट्रोल्स द म्यूकस हाइपर सीक्रेशन। आपका जो म्यूकस है मतलब लगातार नाक से पानी आना, इन सब समस्याओं को जो है दूर करता है। तो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से आपको अस्थमा या कफ या नेजल एलर्जी जो है, किसी को साइनस है, डस्ट एलर्जी है, वो प्रॉब्लम नहीं आती है। गिलोय जो है कफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उष्ण वीर्य प्रकृति है, थोड़ा सा उष्ण है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि इससे गर्मी हो जाएगी, लेकिन ये कफ को कम करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी है। और जैसे मैंने बताया, इसको बार बार रसायन बोला जाता है। गिलोय आई साइट के लिए भी बहुत अच्छा है। अब लोग देखिए, आप गिलोय एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या काम कर सकते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी वजह से ये आपके आईज में रेडनेस या लालपन, सेंसेशन, कोई एलर्जी हो गई, इचिंग, खुजली जैसी चल रही है, तो गिलोय बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि इसकी रोपन प्रॉपर्टी है, हीलिंग की प्रॉपर्टी है, ये हील करता है। हेयर लॉस, बाल झड़ना भी कम कर रहा है गिलोय। अब समझिए एक सारा ओवरऑल पैकेज है। गिलोय हेल्प्स टू कंट्रोल हेयर लॉस एंड डैंड्रफ बिकॉज ऑफ इट्स कटु, पंजेंट एंड कश्या एस्ट्रिंजेंट नेचर। ये सब मैंने ग्रंथों से लिए हुए, कोई भी मेरा लिखा हुआ नहीं है। तो हेयर लॉस को भी कम करने के अंदर गिलोय का बहुत ज्यादा यूज है। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि साहब आपके बाल जो है क्यों नहीं झड़ते हैं, तो मुझे खुद नहीं मालूम एक्चुअली में कितने लीटर गिलोय पी गया होगा। तो नॉर्मली अगर आप गिलोय का सेवन किसी भी रूप में करते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट करते हैं, गिलोय बॉडी में जाता है, तो आपको इन सब चीजों से रक्षा करता है। वुंड्स, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज वाले लोगों को बहुत सारे घाव जो है जल्दी नहीं भरते, तो गिलोय में ये प्रॉपर्टी है कि घाव भरने की क्षमता रखता है। कोई कट हो गया, किसी भी तरीके का घाव है, तो ये भरने का काम करता है। वेट लॉस, वजन कम करने में भी गिलोय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 से 4 महीने लगातार अगर गिलोय का सेवन किया जाए, तो ये वजन कम करने में बहुत सहायक होता है। बिकॉज ये क्या करता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वीक हो गया, जो फायर अग्नि अंदर जो जल रही है, जो खाने को पचाने का जो सिस्टम है वो वीक हो गया है, उस सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है। आयुर्वेद क्या कहता है कि ये आपका जो टॉक्सिन, जिसको मैंने शुरू में बोला था आम का जो है इसको टॉक्सिन बोला जाता है। तो ये क्या करता है कि आपके शरीर में जो आम यानी कि टॉक्सिन जो इकट्ठा होते हैं, उनको बाहर निकालता है। ये आपके मेदु धातु, मोटापे को मेदु रोग भी बोलते हैं आयुर्वेद में ना, मेद रोग। तो ये आपके मेद धातु का जो है उसका इकट्ठा होना उसको कम करता है। उसके रिजल्ट ये होता है कि आपका मोटापा कम हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनिटी की तो हम बात कर ही चुके हैं, क्योंकि ये रसायन है। रीजुनोवेशन यानी कि नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, कोशिकाओं के डैमेज को बचाता है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ को आपको प्रोटेक्ट करता है। वायरस, बैक्टीरिया, सब तरह के संक्रमण को रोकता है। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, उन चीजों को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि कोरोना के केस में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एंटीवायरल प्रॉपर्टी इसकी है। श्वसन से संबंधित आपकी सांस से जितनी भी रिलेटेड समस्या है, उस सब के लिए गिलोय एक बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल है, आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इस तरीके से गिलोय जो है, गिलोय स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, राइट। हम सबसे पहले सिम्टम देख रहे थे कि अगर आप बीमार हैं तो आपकी स्किन थोड़ी खराब होने लगती है। तो आपको हमेशा युवा बनाए रखने के लिए, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाए रखने के लिए, बहुत सारे लोग कोलेजन की बात करते हैं। आजकल प्लांट कोलेजन काफी चल रहा है इंटरनेट के ऊपर। 5-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट आते हैं 100 ग्राम के, प्लांट कोलेजन के नाम पे। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि गिलोय जो है प्लांट कोलेजन का बहुत बड़ा स्रोत है, राइट। मॉडर्न साइंस बोल रही है इसको। आयुर्वेद की भाषा में गिलोय जो है एस्ट्रिंजेंट है, रोपन हीलिंग प्रॉपर्टीज है। तो ये डिजीज फ्री स्किन लेने में मदद करता है। आपकी स्किन जो है लंबे समय तक युवा रहती है। ये गिलोय का फायदा है। अब गिलोय एक्चुअल में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं डॉक्टर नेचर के जिसमें उपयोग किया जाता है। गिलोय के फायदे हमने देख लिए। गिलोय एंटीऑक्सीडेंट है, गिलोय ऑक्सीडेशन को रोकता है, ये सब चीजें। लेकिन गिलोय किस किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है उससे आप समझेंगे। शुगर बैलेंस जूस, जैसे हमने बात करी, गिलोय अकेला भी डायबिटीज को कंट्रोल करने, डायबिटीज के रिलेटेड सिम्टम्स यानी कि घाव नहीं भरना, पेशाब ज्यादा आना, किडनी खराब होना, उन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो हमने शुगर बैलेंस में और बहुत सारे हमारे जड़ी बूटियां साथ में है, लेकिन गिलोय भी एक मुख्य जड़ी बूटी के रूप में वहां काम कर रही है। गिलोय का कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में इसको लिया जाता है। बाकी तो हम
आगे बात करेंगे उसमें और क्या क्या जड़ी बूटियां हैं, लेकिन आप समझ लीजिए जब 5, 7, 8 जड़ी बूटियां है उसमें से अकेला ही ये बहुत भारी है, बाकी तो कुरकुमिन भी है, आपका करेला है, जामुन है, गुड़मार है, मेथी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन शुगर बैलेंस प्रोडक्ट में गिलोय हमारा इस्तेमाल किया जाता है। व्हीट बार्ले ग्रास जूस जो है उसमें तुलसी, हल्दी और गिलोय ये भी उपयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि व्हीट बार्ले ग्रास में व्हीट और बार्ले ही है, लेकिन ये प्लस है। प्लस में क्या है? तुलसी, हल्दी और गिलोय। तो गिलोय के जो बेनिफिट मैंने बताए वो सब आप बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलते हैं और इसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। तो आयुर्वेद इसका मतलब जो ग्रंथों में लिखा है वो गलत नहीं लिखा, क्योंकि आप रिजल्ट देख रहे हैं कि व्हीट बार्ले ग्रास क्या काम करता है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने सही लिखा था, वो हम प्रूव कर रहे हैं। कल्प अमृत जूस ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है और हमारे के शर्मा जी हैं जो कि डायरेक्टर जनरल बीएसएफ से की पोजीशन पे रह चुके हैं और बहुत ही आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है। आपका के शर्मा साहब का बहुत ही फेवरेट जो प्रोडक्ट है कल्प अमृत है और तकरीबन मुझे याद नहीं 9-10 साल से ज्यादा हो गए, प्रतिदिन 365 दिन इस प्रोडक्ट का सेवन करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं ये प्रोडक्ट अमृत है, डेफिनेटली, क्योंकि नाम ही कल्प अमृत है, अमृता का उपयोग किया गया है। तो डेली यूज के लिए अगर आपको फिलहाल कोई समस्या नहीं है या गिलोय से संबंधित जो फायदे लेना चाहते हैं तो कल्प अमृत का आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। हमारा व्हीट बार्ले ग्रास के बाद में अगर कोई प्रोडक्ट मेरे से पूछें तो कल्प अमृत हमारा जूस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको डायबिटीज को रोकेगा। जिनकी डायबिटीज अभी ठीक हो गई है हमारा शुगर बैलेंस जूस लेके, तो आगे वो कुछ महीनों तक कल्प अमृत जूस ले सकते हैं अपनी डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए, ओवरऑल यंग बने रहने के लिए। नीम गिलोय जूस, अगर आपको ज्यादा मात्रा में किसी संक्रमण से आप प्रभावित हैं, आपको इन्फेक्शन हुआ है या कुछ इस तरीके की चीजें हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप नीम गिलोय जूस का इस्तेमाल करें, क्योंकि साथ में इसमें नीम का एक्सट्रैक्ट भी है और तुलसी भी है। वेलनेस डेली जूस मल्टी पर्पस प्रोडक्ट है, जैसे आप जानते हैं बहुत सारी जड़ी बूटियां इसमें, लेकिन गिलोय अकेली भी इसमें जो अपना काम कर रही है, इसलिए इसको गिलोय को लिया गया है। स्टेमिना प्लस, आपकी ओवरऑल स्टेमिना बढ़ाने के लिए हमने इसको गिलोय का उपयोग किया है बाकी सब जड़ी बूटियों के साथ में। एसिड नो वृत्ति सिरप जो एसिडिटी को कम करती है, हमने गिलोय के बारे में पढ़ा, आपके डाइजेशन को, दीपन और पाचन का काम करती है, आपकी उपापचय क्रिया को, मेटाबॉलिज्म को, पाचन की शक्ति को बढ़ाती है और एसिड को कम करती है, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने वाली है। पित्त की वजह से एसिड बढ़ता है, तो एसिड वृत्ति सिरप में बाकी तमाम जड़ी बूटियां हैं, लेकिन गिलोय भी उसमें से एक है। फेमिकल्प, जैसे हमने बात करी, फेमिकल्प जो है महिलाओं से संबंधित सारे रोगों में फायदा करता है, यूट्रस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है। आज भारत के अंदर तकरीबन 57% जो है महिलाओं को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें फेमिकल्प बहुत अच्छा काम करता है, जिसको फेब्रिसिस है, यानी कि बोलते हैं कि यूट्रस को निकालना पड़ेगा जी, गांठ हो गई, तो इनिशियल स्टेज पे वो फेब्रिसिस स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो गांठ बन जाती है, बाद में कई बार वो कैंसर का रूप भी, जिसको यूट्रस कैंसर बोलते हैं। तो फेमिकल्प आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 25-30 साल से ऊपर की एज हैं तो आप एटलीस्ट साल के अंदर 2-3 महीना जरूर इसको ले सकते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ को फ्यूचर में आने वाली बीमारियों से रोकने के लिए, क्योंकि गिलोय इसमें है तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी, खांसी, जुकाम, बुखार, ब्रेस्ट कैंसर भी होने के खतरे कम होते हैं। यकृतजीत सिरप में भी हम लोग गिलोय उपयोग करते हैं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आपको अल्कोहल की वजह से जो कोशिकाओं को डैमेज होता है, कोशिकाएं आपकी नष्ट हो जाती है, कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है, तो लीवर की कोशिकाओं को एक्टिव करने में बाकी तमाम लगभग 35 जड़ी बूटियों के अलावा गिलोय भी उसमें एक है, तो बाकी सब मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। वासामृत सिरप, जैसे मैंने बताया, रेस्पिरेटरी जो हेल्थ है, आपके फेफड़ों का स्वास्थ्य है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु नाशक है, तो वासामृत में गिलोय का उपयोग किया जाता है। किड प्लस बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इवन बड़े भी ले सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा गिलोय एसिडिटी कम करता है, गिलोय ब्रेन के जो टॉक्सिन है उनको कम करता है, यानी कि टॉक्सिन कम होगी तो मेमोरी अच्छी होगी, आपकी टोटल याददाश्त अच्छी होगी, मस्तिष्क का स्वास्थ्य अच्छा होगा, और विषाणु नाशक है, यानी कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, तो आपके बच्चों को बहुत ही टेस्टी, क्योंकि उसमें एप्पल भी डाला हुआ है, राइट, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी डाला हुआ है, उसमें ब्राह्मी भी है, शंकुष्मी भी है, विदारी कंद भी है, अश्वगंधा भी है। इन सब चीजों के बारे में जब प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो डिटेल में करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी गिलोय के गुणों की वजह से अगर आपने बच्चों को आप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि और हेल्दी रहे, तो इसके लिए आप किड प्लस जरूर दीजिएगा, क्योंकि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्लेट बूस्टर टैबलेट, प्लेट बूस्टर टैबलेट में गिलोय का उपयोग किया गया है, तो गिलोय के सारे बेनिफिट हैं। ये भी आप जो है, जिसको डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, इवन कैंसर है,
इवन कोविड है, ऐसी समस्याओं में भी प्लेट बूस्टर टैबलेट का उपयोग करना चाहिए। इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, नॉट ओनली प्लेटलेट बल्कि टोटल आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है। गिलोय टैबलेट में तो ऑब्वियसली गिलोय है ही है। तो अभी तक का सेशन ये रहा। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, 9:36 हो गया है, तो लगभग समय हो गया है। लेकिन मेरे पास एक और जड़ी बूटी है, एक बहुत अच्छी चीज है स्प्रेलुना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट में फटाफट इसके बारे में आपको बता दूं। अगर ओवरडोज हो जाए तो बता दीजिएगा, हाथ खड़े कर दीजिएगा, तो डोज कम कर देंगे, कल भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास चूंकि 3 ही दिन का मैंने समय लिया है, तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लगभग 450 स्लाइड्स मेरे पास अभी बचे हुए हैं जो अगले 2 दिन में कवर करने हैं। तो कल देखता हूँ उनमें से क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना। नहीं, अभी लास्ट फटाफट 2 मिनट में इसको खत्म करता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। कुछ सवाल ऑलरेडी आ रहे हैं, तो मैं अंशुल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैट बॉक्स में एक बार हम देखेंगे। तो मैं 2-3 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करूंगा। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं जल्दी से स्प्रेलुना। स्प्रेलुना को सुपर फूड बोला जाता है। जैसे गिलोय एक जबरदस्त रामबाण है, जबरदस्त हथियार है, वैसा ही स्प्रेलुना जो है बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है। इसको सुपर फूड ऑफ द अर्थ बोला जाता है, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सुपर फूड बोला जाता है। इसमें अगर आप पौष्टिक तत्वों की बारे में बात करें तो हम कैल्शियम, जैसे हम जानते हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छा है, तो दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम स्प्रेलुना में होता है। आप समझिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है, उसको अगर अच्छा क्वालिटी का दूध नहीं मिल रहा है, लेकिन एक कैप्सूल स्प्रेलुना का लेता है, तो 14 गुना जो है कैल्शियम उसको मिल जाता है। बनाना में, केले में हम जानते हैं पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है, और पोटेशियम आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज जो हम केले खा रहे हैं उसमें कितना पोटेशियम होगा नहीं मालूम, बिकॉज बहुत सारा उसको पकाने के लिए केमिकल यूज किया जाता है। लेकिन 4 गुना पोटेशियम होता है स्प्रेलुना में, अगर आप केले से तुलना करें तो। उसके अलावा अगर आप हम लोग बचपन से सुना है कि भी पालक जो है बहुत आयरन का अच्छा स्रोत है, लेकिन पालक से 9 गुना ज्यादा आयरन स्प्रेलुना में पाया जाता है। उसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो हम आपका दही है, योगर्ट है, उससे 2 गुना ज्यादा प्रोटीन है, और जो गाजर है उससे 2 गुना ज्यादा विटामिन ए है। उसके अलावा फाइबर की बात करें तो जो ओट्स है उसमें काफी फाइबर रिच होती हैं, पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन स्प्रेलुना में ओट्स से 4 गुना ज्यादा फाइबर होता है। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। स्पिरुलिना है क्या आखिर? बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा, लेकिन स्पिरुलिना बेसिकली पानी पे उगने वाली एक शैवाल है, एक तरीके का। इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं बेसिकली साइंटिफिक भाषा में। ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA भी बोलते हैं। ये पानी के ऊपर पैदा होती है। जबरदस्त सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट। आज हमारी सारी जो कहानी एंटीऑक्सीडेंट के आसपास ही घूम रही है, इसलिए मैंने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज जैसे गिलोय रोकता है उसी तरीके से। कि इसमें कुछ और विटामिन और मिनरल्स हैं इसमें जो पोषण देने का काम करते हैं। इसमें फाइटोसाइनिन्स होते हैं, जो कि इसका जो स्प्रेलुना का जो ब्लू ग्रीन कलर है, नीला और हरा जो कलर है, वो भी इन फाइटोसाइनिन्स की वजह से होता है। जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन की वजह से आपकी डीएनए और आपकी कोशिकाओं को नुकसान होता है, तो उसको ये रोकता है। और जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और कैंसर और अन्य बीमारियों से रोकने का काम करता है। इसके अलावा जो बैड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, ब्लड प्रेशर को रोकता है, और जो एलर्जीज हैं, मतलब जो नजला जिसको बोलते हैं एलर्जिक, उसको ये कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जिनको लगातार छींकें आती है, नाक बंद रहता है, इचिंग सी होती है, वो लोग अगर लगातार स्प्रेलुना लेते रहेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम कम होगी। और आपको, चूंकि जैसे मैंने बताया कि पालक है, दही है, दूध है, गाजर है, रागी है, ये सब हम सामान्य तौर पे खाते हैं, इनकी कोई दवाई नहीं है। उसी तरीके से स्प्रेलुना भी एक पानी पे उगने वाला एक तरीके से पौधा मान लीजिए, राइट। तो ये कोई दवाई नहीं है, ये आप सामान्य भोजन के रूप में 365 दिन खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिकली ग्रोन है जो हम यूज करते हैं। एलर्जी की समस्या बहुत लोगों को है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब हमारा कंसल्टेशन के लिए लोग मैसेज करते हैं कि इसको ये एलर्जी है, वो एलर्जी है, तो उसमें स्प्रेलुना बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये क्या है, 2-3 महीने खाने से आपकी एलर्जी को कंप्लीटली रोक सकता है, तो आप बिना प्रॉब्लम भी खा सकते हैं। और दूसरी चीज,
अस्थमा एनीमिया का प्रॉब्लम, जैसे इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिनको खून की कमी है, स्पेशली महिलाएं प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में स्प्रेलुना का सेवन कर सकती है। बहुत हाई प्रोटीन है। जो लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ये मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। उसके अलावा ये हाई शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि सारे प्रोडक्ट जो है आपके लिए इफेक्टिव हैं। रक्त शर्करा जैसे शुगर को कम करता है, टाइप 2 डायबिटीज में बहुत फायदेमंद है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। एक और अच्छी चीज है भारी धातुओं को का विषहरण। ये हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन, बहुत सारे भारी धातु, जैसे कि हमारे जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, उनके साथ में बहुत सारे विषाक्त तत्व, इवन गंदे पानी के साथ में बहुत सारे हैवी मेटल्स जो हमारे शरीर में चल जाते हैं, आर्सेनिक्स जैसे, जो कैंसर का कारण है, तो उसको हमारे शरीर से निष्कासित करने में स्प्रेलुना का बहुत बड़ा फायदा है। अब आर्सेनिक तो आप और हम सब लोग डेली खाते ही हैं, बल्कि हवा में आर्सेनिक कभी काफी ज्यादा है, तो वो हमारे सांस के थ्रू जाता ही है, तो हमको कैंसर होने के चांसेस पूरे बने हुए रहते हैं। ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लीवर की बीमारी को कम करता है। और हमारा जो स्प्रेलुना प्लस जो कैप्सूल है, बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, स्प्रेलुना प्लस का मतलब है स्प्रेलुना साथ में कुरकुमिन, दो चीज है। कुरकुमिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम बात कर चुके हैं, जब मैं कुरकुमिन के बारे में पहले बात कर रहा था, लेकिन आगे हम बात करेंगे। तो इसलिए इसका उपयोग बहुत फायदेमंद रहेगा। यकृत, लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, कैंसर का खतरा कम करता है। साइनस, जैसे मैंने बताया कि एलर्जी और जितने भी जुकाम से रिलेटेड समस्या है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। वजन घटाना जो चाहते हैं, वो साथ में स्लिम एंड फिट जूस के साथ में, अगर उनका वेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा जाएगा तो क्या होगा कि आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी कि थुलथुलापन कम होगा। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग, जैसे ऋतिक रोशन है, 90 किलो का व्यक्ति है, लेकिन वो बहुत पतला नजर आता है, वजन तो 90 किलो है, लेकिन वो शरीर में चर्बी कम है और मांसपेशियां ज्यादा है, तो उसको लीन मसल मास भी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट उसको बोलते हैं। वो करने में ये बहुत सहायक होता है। तो डॉक्टर नेचर का स्प्रेलुना जो किस किस में है, तो स्प्रेलुना प्लस टैबलेट उसमें तो है ही है, साथ में क्लोरोफिल डेली ग्रीन टैबलेट में स्प्रेलुना है। क्लोरोफिल डेली ग्रीन में आपका व्हीट ग्रास है, साथ में मोरिंगा है और स्प्रेलुना है। इस तरीके से हमारे आज की जो चर्चा यही हम लोग करते हैं। अब हम सवाल ले सकते हैं, तो स्लाइड को हम मिनिमाइज करके हम लोग 10, क्योंकि मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो रात्रिचर हूँ, नॉक्टर्नल हूँ, मुझे रात में 12-2 बजे 1-2 बजे तक काम करने की आदत है। आप लोगों को अगर कोई समस्या नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। अच्छा, भाई साहब पूछ रहे आप हैं लोग हैंड कान रेज बहने की करेंगे दवा। जो हाँ जी, क्वेश्चन। कुछ सवाल यस, आ रहे हैं। यस सर। तो इन्होंने लिखा है बहुत सुंदर। देखिए क्या है कि जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कान बहने की है, तो कान बहने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉप डालनी पड़ेगी अगर समस्या है तो। बाकी अगर इम्यून प्लस कोई व्यक्ति ले रहा है, राइट, तो उसको ये समस्या और साथ में दिया जा सकता है इम्यून प्लस ड्रॉप। ये दो प्रोडक्ट जो है ऑरली खाने के लिए दें, और साथ में हमारे डॉक्टर पंकज से कंसल्ट करके और कुछ कान में डालने की दवा भी डाल सकते हैं। घुटनों में काफी दर्द होता है, हमारे डॉक्टर नेचर के पुराने लोग तो सारे एक्सपर्ट हैं, घुटनों की दर्द की दवा 1 सेकंड में बता देंगे। पीढ़ास सिरप है, पीढ़ास कैप्सूल है, कैल्शियम विटामिन D3 है, वो आप दीजिए। जोड़ों का दर्द, साथ में मालिश के लिए हमारे पास तेल है। शुगर क्या जड़ से खत्म हो सकती है? बिल्कुल खत्म हो गई, कईयों को खत्म हो गई। सवाल पूछ रहे हैं क्या जड़ से खत्म हो सकती है? तो हमने सबसे पहले ही बात करी कि आयुर्वेद जो है हमारा जो हेल्थ का जो वृक्ष है, वट वृक्ष, उसकी सबसे जो जड़ें हैं वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद किसी भी चीज की जड़ को जो है वो खत्म कर सकता है। रेगुलर लेना पड़ेगा, लाइफस्टाइल के चेंजेस करने पड़ेंगे, और एक बार जब ठीक हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे आपकी दवाइयां एकदम से बंद नहीं करेंगे, अगर चल रही होगी तो धीरे धीरे बंद करते हुए, और फिर आपको जो है जिसको मेंटेनेंस डाइट है, मेंटेनेंस वाले जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर हम लेके आएंगे। जैसे मैंने बताया, शुगर बैलेंस, एक बार डायबिटीज खत्म करेंगे, बाद में कल्पामृत और इम्यून प्लस पे रखेंगे, और धीरे 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 उसको कम कर देंगे। और अब चाहें, किसी को चाहता है कि हमेशा हेल्थी रहे, तो 10-20 रुपया, जैसे मैंने बताया कि 20 से 30 रुपया प्रतिदिन का खर्चा करते रहो। वैसे भी तो खाना खाते हैं ना भाई, पालक में आपको सबको पता नहीं कौन से नाले का पालक लेके आया है, तो कम से कम इधर इम्यून प्लस खा लो। ये तो मालूम है, आप फैक्ट्री देख चुके हैं, खेत देख चुके हैं, सारी चीजें बिल्कुल सात्विक तरीके से हो रही है, तो ये फायदा करेगा। गिलोय साल में कितना पीना चाहिए? देखिए, मैं तो कम से कम साल का लगभग 100 लीटर पीता हूँ, राइट। बाकी आप अपने इच्छा अनुसार पी सकते हैं, रोज का 30 ml के आसपास पिया जा सकता है और पूरी साल पिया जा सकता है।
बाकी नॉर्मल वही सवाल जनरली चल रहे हैं। हर्निया में कौन सा प्रोडक्ट देना है, तो फ्रेशो टैबलेट देना है, साथ में उदर निरोगी चूर्ण देना है और साथ में हमारा जो है व्हीट बार्ले ग्रास देना है, तो ये चीजें उसमें फायदे करेगी। लेग में पाँव में दर्द होता है, पाँव में दर्द के लिए जो है नस में जो खिंचाव है, उसके लिए हमारा अगेन वही जो जोड़ों का दर्द वाला प्रोग्राम है वो देना है, हमारा पूरा सेट जो पीडान सिरप है, पीडान कैप्सूल है, तेल है और साथ में आप इनको क्योंकि नसों में प्रॉब्लम है तो हेल्दी हार्ट जूस इनको आप दीजिए। हाथ के प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट लेना है, वही हाथों के लिए तो जबरदस्त हमारा जो है व्हीट बार्ले ग्रास है क्योंकि उसमें गिलोय है। मैंने गिलोय के बारे में बताया कि पाचन और दीपन का काम करता है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को। दमा में हमने बात करी थी अभी हम दमा में क्या करना चाहिए, दमा के लिए हमारे सबसे अच्छी जो चीज है वो हमारा गिलोय है। तो गिलोय जिस भी प्रोडक्ट में कोई सा भी आप प्रोडक्ट ले लें डेफिनेटली फायदा करेगा। वैसे इम्यून प्लस हमारा बहुत अच्छा रहेगा दमा में और साथ में वासामृत आप लेंगे और एक स्प्रेलूना प्लस टैबलेट ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स में क्या देना चाहिए? एसिड नो वृत्ति सिरप है डॉक्टर नेचर का और उदर अमृत प्रोडक्ट है और व्हीट बार्ले ग्रास। क्या आयुर्वेदा से कैंसर को परमानेंट ठीक किया जा सकता है? पहले तो आयुर्वेदा कहता है कि कैंसर करो ही मत, कैंसर को होने ही मत दो, तो एंटीऑक्सीडेंट रिच जो गिलोय जिस भी प्रोडक्ट में है वो लेते रहें, लाइफ लॉन्ग लेते रहें, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर हो गया है तो तो हम आपको आयुर्वेदा के थ्रू धीरे-धीरे उसको कंट्रोल करेंगे। एलोपैथी में आपके पास कीमोथेरेपी और इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो ठीक हुए, तो आप उसके लिए कंसल्टेशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, क्या स्टेज है, किस तरीके का, तो आप हमारा डॉक्टर कंसल्टेशन नंबर है ये। डॉक्टर पंकज बहुत अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं आप सब लोगों को, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं। बोलने की आदत हो तो कैसे ठीक करें? भूलने की, अच्छा मैं सोचा बोलने की आदत है मैंने कहा बोलने की आदत तो ठीक मत करो भैया, डॉक्टर नेचर में ज़रूरी है। भूलने की आदत है तो मैंने अभी बताया गिलोय बहुत अच्छा काम करती है, तो आप इम्यून प्लस जूस लीजिए, साथ में टर्मरिक ड्रिंक मिक्स लीजिए, स्प्रेलूना प्लस लीजिए और विटामिन बी 12 लीजिए। किड प्लस को 8 महीने के बच्चे को दे सकते हैं क्या? जनरली 8 महीने के बच्चे को नहीं देना चाहिए। आप 2-3 साल से बड़े बच्चे को दीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम है, जुकाम है, खाँसी है, बुखार है, कुछ इस तरीके की समस्या है, तो आप दिन के अंदर मात्र जो है 4-5 बूंद आप दे सकते हैं। नुकसान कुछ भी नहीं है, नुकसान 1% भी नहीं है, 1 दिन के बच्चे को भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि 1 दिन के बच्चे को भी बुखार होती है, तो क्रोसिन सिरप दे दी जाती है, उससे तो बहुत ज़्यादा सेफ है। आप दे सकते हैं, लेकिन अगर मात्रा को जो है 4-5 बूंदों तक सीमित रखें। टीबी का कोर्स खत्म होने के बाद दोबारा टीबी होना, डेफिनिटली गिलोय से संबंधित जो प्रोडक्ट है इम्यून प्लस बहुत अच्छा है टीबी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए। और वो डॉक्टर कंसल्टेशन का नंबर कोई पूछ रहे हैं, तो डॉक्टर कंसल्टेशन का नंबर हम आपको दे देते हैं, आप लिख लीजिए। सर सबको दिए हुए 8 हैं, सबके पास हाँ, हाँ, मैसेज फिर भी भी है। इन्होंने सवाल पूछा है तो एक बार सबको लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 830 699-8716 ये हमारा डॉक्टर कंसल्टेशन का नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हेयर फॉल को कम कैसे करना है? हेयर फॉल को कम करने के लिए हमारा एलोवेरा हेयर ऑयल लगाना है, साथ में व्हीट बार्ले ग्रास जूस पीना है, विटामिन बी 12 साथ में लेना चाहिए, तो आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम कम होगा। बदल-बदल के पीते रहिए, साथ में अगले महीने से फिर आप जो है आंवला जूस पी लीजिए, अगले महीने आंवला जूस को बंद करके एलोवेरा फ्रूट एंड हर्ब्स पी लीजिए। लगातार 6-7 महीने पीने से आपका हेयर ग्रोथ अच्छा होगा। हाँ, स्पिरुलिना टैबलेट खाना खाने के बाद लेने हैं। आप ये खाना ही है ये खुद भी, तो आप खाना खाने के बाद आप लेंगे, खाना खाने के जस्ट थोड़ी देर बाद ले लेंगे तो खाने के साथ पच जाएगा। तो नॉर्मल वही सवाल है, कई सवाल रिपीट हो रहे हैं। यूट्रस की सूजन में क्या देना है? देखिए हमारा फेमिकल्प जो है सिरप है यूट्रस के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ उसके व्हीट बार्ले ग्रास भी आप जूस दीजिए तो यूट्रस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लिकोरिया की प्रॉब्लम है उसके लिए भी हमारा फेमिकल्प है, साथ में हमारा इम्यून प्लस है और व्हीट बार्ले ग्रास, ये 3 चीज़ लिकोरिया की प्रॉब्लम में देना चाहिए। लो बीपी में क्या देना चाहिए? लो बीपी में भी आप इनको जो है मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट जूस और टर्मरिक ड्रिंक मिक्स, ये 2 प्रोडक्ट देना चाहिए। सर दही दही हाँ, तो 10 साल के बच्चे को किड प्लस दे सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ 8 महीने के बच्चे को दे सकते हैं, तो 10 साल के बच्चे को तो किड प्लस दे ही सकते हैं। आपने शायद सवाल पे ध्यान नहीं दिया। 5 साल बच्चे को शुगर है, क्या देना चाहिए? डेफिनिटली शुगर बैलेंस जूस देना चाहिए 5 साल के बच्चे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि 5 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रही है तो टाइप 1 होगी, तो डॉक्टर कंसल्टेशन नंबर पे कल आप 4:30 बजे कॉल करें, सीधे डॉक्टर पंकज जी से बात करके फिर आप दीजिएगा। खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं भैया, सो कम। ठीक है। काम ज्यादा करो, थक तो जो है ऑटोमेटिकली खर्राटे कम आएंगे। और वैसे आप वासामृत आप लगातार लीजिए और हेल्दी हार्ट लीजिए। एक्चुअल में हेल्दी हार्ट जो जूस है वो आपको काफी इफेक्टिव रहेगा, खर्राटे काफी लोगों को कम हुए। साथ में आपको देसी गाय का जो घी है वो मिल जाए तो आप वो दोनों नाकों में 2-2 बूंद डालिए तो खर्राटे उससे कम होंगे। सो सब लोग कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच। एंड एक बीच में मैं सवाल देख नहीं पाया था, संगीता जी ने पूछा था, अगर अंशुल देख सकते हैं तो वो पूछ रहे थे कि शायद 2 प्रोडक्ट में क्या फर्क है। तो इम्यून प्लस अगर कल्पामृत दोनों में फर्क अगर पूछ रहे होंगे तो इम्यून प्लस जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन है, ज्यादा न्यूट्रिएंट है, वो हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है और इम्यूनिटी के लिए इंस्टेंट काम करता है क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे। और जो कल्पामृत है वो डेली बेसिस पे पीने वाला प्रोडक्ट है, आप लगातार साल 2 साल 5 साल पी सकते हैं। उसमें गिलोय मुख्य रूप से है, एलोवेरा आंवला का कॉम्बिनेशन है। तो ये बेसिक फर्क है। चाहे तो आप दोबारा पूछ सकते हैं क्योंकि सवाल काफी ऊपर नीचे हो गया है। तो ये बेसिक है। तो मुझे लगता है कि अब सेशन क्लोज कर देना चाहिए। बाकी सवाल लगभग लगभग वही है। इंसुलिन को एक दिन में 4-5 बार लेता है, शुगर बैलेंस ठीक, डेफिनेटली शुगर बैलेंस आप दीजिए। साथ में जिनको इंसुलिन की प्रॉब्लम है तो इंसुलिन जो ले रहे हैं उनको आप इम्यून प्लस भी देना है, शुगर बैलेंस टैबलेट भी देना है और दिन में 1 बार टर्मरिक ड्रिंक मिक्स भी देना है। ये सारा देंगे तो ये इंसुलिन वाले पेशेंट को कंपैरेटिवली ज्यादा डोज हमको देनी पड़ेगी। गठिया के लिए वही है जो जोड़ों के दर्द के लिए काम में आता है। वैसे सारी चीजें ना किताब में हमने दे रखी है। आज मैंने सेशन किताब से हटके इसलिए लिया है ताकि किताब तो आपके पास है ही है। बाकी हमने देखा है कि ज्यादातर एसोसिएट्स के पास बुक नहीं है, राइट? क्योंकि जितने हमारे पास एसोसिएट हैं उतने एसोसिएट के पास बुक नहीं पहुंची है। तो आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, हिंदी की बुक अवेलेबल है हमारे पास, तो उसको आप मंगवा सकते हैं। और साथ सर में प्लान बुक भी आ गई है तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। सर एक हाइपरटेंशन से रिलेटेड सवाल आया है, हाइपरटेंशन का। जी, हाइपरटेंशन के लिए विटामिन B12 एक तो देना है और साथ में हेल्दी हार्ट हमारा जूस है वो देना है। और आप इनको जो है कोई भी प्रोडक्ट जिसमें गिलोय है वो दे सकते हैं तो हमारा इम्यून प्लस बेटर रहेगा। अच्छा, एक सवाल आया है कि कल्पामृत और कल्पामृत एडवांस, एक्चुअल में वो कल्पामृत एडवांस ही है, कल्पामृत नहीं है। मैंने कल्पामृत शॉर्ट में बोला, प्रोडक्ट का नाम कल्पामृत एडवांस ही है। वृत्तिका हर्बोटेक में कल्पामृत आता है, लेकिन डॉक्टर नेचर में चूंकि चूंकि कुछ एक्स्ट्रा देना है तो कल्पामृत में 2-3 आइटम ही है, जबकि इसमें एक्चुअल में कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ हर्ब्स जड़ी बूटियों की संख्या बढ़ाई गई है इसको और बेटर करने के लिए। और एक और चीज इसमें बहुत अच्छी है, केसर है। तो सर्दियों में नॉर्मल हेल्थ को अपना अच्छा करने के लिए अगर आप आंवला के शौकीन है तो आंवले की जगह कल्पामृत सर्दी में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको इसके साथ में एलोवेरा भी मिल रहा है क्योंकि सर्दी में थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ता है। तो एलोवेरा आंवला अकेला जूस पीने के बजाय अगर आपको और बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप कल्पामृत ले सकते हैं क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और केसर शरीर में थोड़ी गर्माहट भी देगा आपको। वासामृत को लगातार 6 महीने ले सकते हैं, डेफिनेटली 6 महीने नहीं 6 साल भी ले सकते हैं वासामृत को, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 6-7 साल आप भी ले सकते हैं। आपके लंग्स फेफड़े जो है ना बिल्कुल वज्र के जैसे हो जाएंगे, आप 50 किलोमीटर भी भाग जाएंगे तो आपको सांस नहीं खुलेगा, ऐसे फेफड़े हो सकते हैं। हाउ टू लुक यंग, यंग लगने के लिए तो सारे प्रोडक्ट खा लो डॉक्टर नेचर के, इकट्ठा करके रख लो। एक साथ जो है 5,000-10,000 बीवी का माल खरीदो और रोज उसमें से अलग अलग बिना सोचे समझे कभी 4 ये कभी 4 वो ऐसे खाओगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं, एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशन मिलेगा तो आप खाएंगे। वैसे हमारा जो न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स है वो काफी अच्छा रहेगा। सर वी आर प्राउड। एक सवाल है, और एक नोनी में और एक वैल्यू कितना है? नॉनी का और एक वैल्यू देखिए, और एक वैल्यू सिर्फ एक फंडा है, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट जो टोटल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी इसका और एक वैल्यू जो है 1.5 लाख है। बाकी आयुर्वेदा जो है प्रिंसिपल और एक वैल्यू के हिसाब से नहीं चलता क्योंकि ये सिर्फ नोनी नहीं है, एक्चुअल में उसमें बहुत सारे और तत्व हैं, मेडिसिनल जो इंग्रेडिएंट्स है वो हैं। शुगर बैलेंस खाने से पहले या बाद में? शुगर बैलेंस खाने से पहले लेना है भाई लोगों, इसको खाने से पहले लेना है। हाँ, अगर कोई हफ्ता में महीने में 1-2 बार भूल गए तो खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लेने से बेटर है कि खाने के बाद 15 मिनट बाद ले लें।
लेकिन आप पहले। अच्छा, सर्टिफिकेट कब तक मिलेंगे? सर्टिफिकेट लगभग देखिए, हम न्यूट्रिशन एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, इधर सर्टिफिकेट मिल रहा है। एंड सर्टिफिकेट जो है लगभग 2 से 3 दिन में डिस्पैच हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी से हमारे पास आने के लिए रवाना हो गए। जैसे हमारे पास आते हैं, हमने एक जगह हमारे पास मंगा लिए और हम आपके मेजर सेंटर्स पे, जैसे बिहार की बात करूं तो ब्रजेश जी के पास भेज दिया जाएगा, यूपी में जो बड़े फ्रेंचाइजीज हैं या जो लीडर्स हैं उनके पास भेज दिया जाएगा। इसी तरीके से सभी स्टेट्स के लीडर्स के पास, अपलाइन के पास भेज दिया जाएगा ताकि आपको मिल सके। दूसरा, प्रीतम जी वैसे सबको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन जब की बात सर्टिफिकेट की आ गई है तो अभी जो कोर्स था हमारा, दिसंबर माह का जो कोर्स होने वाला था यूनिवर्सिटी में, क्योंकि साल का पहला महीना है तो उनकी यूजीसी की जो ऑडिट रहती है, सरकार की जो ऑडिट रहती है एनुअल, वो ऑडिट एक्चुअल में उनकी आ गई है। तो जनरली वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि उस समय ना होके और वो लेट हो गया। तो अभी उनकी ऑडिट चल रही है एक्चुअल में, तो इस वजह से कोर्स लेट हो रहा है। और अब हम चाहते हैं कि महीने के आखिरी में चूंकि क्लोजिंग रहेगी तो ना हो, तो हम फरवरी के पहले हफ्ता में, यानी कि 2 तारीख को हमारा ये रहेगा, 3 तारीख को डॉट एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकंड वाला सर्टिफिकेट जो कोर्स है वो, और बाकी की सर्टिफिकेट आपको जल्दी डिस्पैच कर दिए जाएंगे। लीवर फैट के लिए यकृत लेना है, पीट बार्ले ग्रास लेना है। तो सर हाँ जेपी जी। एक सवाल आया, लास्ट है। हाँ ये तो हाँ। नहीं तो सवालों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। एक बंदा है जिसको 7 साल से सर दर्द हो रहा है, अच्छा जी। बस ठीक इतना ही है, है। देखिए सर दर्द हो रहा है, इसके लिए सबसे पहली जो चीज है वो हमको बॉडी के अंदर टॉक्सिन को कम करना है। जैसे हम बाद में बात करी कि ज्यादा जो ये फ्री रेडिकल्स हैं वो बनते हैं तो वो स्ट्रेस का कारण बनते हैं। तो हमें एक तो इम्यून प्लस जूस लेना है, और साथ में हमें लेना है विटामिन बी 12 और एस्प्रेलुना प्लस। ये 3 चीज अगर आप लगातार उनको देंगे, और थोड़े दिन के लिए आप व्हीट बार्ले ग्रास दिन में 1 बार दे सकते हैं, ताकि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से वो भी ठीक उनके हो जाए। तो व्हीट बार्ले ग्रास हो गया, साथ में आपका विटामिन बी 12 हो गया, स्प्रेलुना हो गया, ये कॉम्बिनेशन आप देंगे तो ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये थैंक यू। नंबर सारे ब्रजेश जी ने शेयर कर दिए हैं। ये जी, नंबर का आप स्क्रीनशॉट अभी फिलहाल ले लें, बाद में अपने मोबाइल में जरूर स्टोर कर लें, ताकि स्टोर करा हुआ रहेगा तो आप इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं और आपके एसोसिएट्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डॉक्टर्स के थैंक यू। नंबर, केवाईसी डिस्पैच, सभी के नंबर आ गए इसमें। या थैंक यू सर। सो सर थैंक हाँ। यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुपर सुपर सुपर। अभी भी 373 लोग बचे हुए हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, 373 लोगों, डॉक्टर नेचर का नाम है, रिकॉर्ड तोड़ नेचर। कल की मीटिंग में 500 का आंकड़ा क्रॉस होना चाहिए। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, अगर आपको अपनी टीम की संख्या बढ़ानी है, अगर आपको, जैसा कि सर ने कहा कि आयुर्वेद के एक महा मिशन पे हम निकले हैं, तो प्लीज कल टाइम लेके आइए। जब तक सर का सेशन रहे हमें हिलना नहीं है, पूरा नॉलेज मिलेगा। तो कल 8:30 बजे फिर मिलते हैं, आप सब लोगों को लिंक मिल जाएगा। थैंक जेपी यू जी, सर। कल का यस सर। सेशन और बेटर होगा और या काफी इंफॉर्मेटिव होगा। आज मैंने बेसिक्स पे बात करी है, कल से हम लोग और प्रॉपरली हम प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, इस तरीके से हम कवर करेंगे। आज मैंने बेसिक्स इसलिए कवर करा ताकि हम, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये चीज जानकारी जरूरी थी। और जी, कोविड या कोविड में क्या लेना है, या कोविड के बाद अगर आफ्टर कोविड क्या लेना है, एक सवाल आया, क्योंकि मेजर सवाल है, कोविड अभी चल रहा है। देखिए इस समस्या में सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा इम्यून प्लस। इम्यून प्लस काफी इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें कुरकुमिन भी है, गिलोय भी है, साथ में और बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं। साथ में हर्बल वेलनेस टी सबसे इम्पोर्टेंट, इम्यून प्लस, उसके बाद हर्बल वेलनेस टी, बिकॉज उसमें भारत सरकार का जो बताया हुआ जो आयुष क्वाथ है वो भी है, और साथ में और इंग्रेडिएंट्स है, तो बहुत इफेक्टिव है। इंस्टेंट एंटीवायरल डोज का काम करता है, इमीडिएटली काम करता है। तो दिन में 2 बार आप उसका काढ़ा, उसकी आधी चम्मच एक कप पानी में, या 2 कप पानी में उबाल के उसका काढ़ा बना के छान के, साथ में शहद डाल सकते हैं आवश्यकता अनुसार, या टेस्ट के लिए नींबू भी डाल सकते हैं, अदरवाइज अकेला भी ले सकते हैं। तो 2 तो चीज ये हो गई। तीसरी चीज हो गई इम्यून प्लस ड्रॉप, ये 3 प्रोडक्ट। और चौथा प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हैं हमारा विटामिन बी 12, क्योंकि उसमें बी 12 बी 6 और कंप्लीट मल्टीविटामिन है, अश्वगंधा भी है, जिनसेंग भी है, जिंकोबा बिलोबा भी है, तो ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक प्रोडक्ट वासामृत, अगर कंजेशन है, काशी है, कफ का प्रॉब्लम लग रहा है, तो वासामृत दिन में, जिनको कोविड है उनको 50-50 ml दिन में 2 बार, यानी कि 100 ml पर डे
लगातार 7 दिन तक लेना है, उसके बाद उसको बंद कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। कल से फिर मिलते हैं। सो गुड नाइट।